या सो देखो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा टॉपिक है ना जिसको हमें पहले थियोरेटिकली समझना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस में एनालाइज करने टाइम पे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी कि एक्चुअली ये डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। जैसे कि थोड़ा सा मैं बाइनोमियल की मैं बात करता हूँ। पहले बाइनोमियल में कुछ ऐसे सिचुएशन थे कि मैं रिपीटेड ट्रायल की मैं बात कर रहा था, रिपीटेड ट्रायल की बात कर रहा था बाइनोमियल में, है ना। उसमें हमने कुछ ऐसा डिस्कशन किया कि कोई इवेंट है या कोई ट्रायल है, कोई एक्सपेरिमेंट है जिसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। वो जो रिपीटेशन है वो n टाइम्स का रिपीटेशन है। तो वहां पर फिक्स था कि मैं किसी भी एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स रिपीट कर रहा हूँ। अब हमारे पास कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो रहे हैं जिसमें कितनी बार वो इवेंट रिपीट हो रहा है वो मुझे पता ही ना है। उसमें ऐसा कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है कि वो रिपीट कितनी टाइम हो रहा है। अब एक सिचुएशन में क्रिएट करता हूँ आपके सामने, आप उसको समझने की कोशिश करना कि एक रोड है, इस रोड पे यहाँ पे जंक्शन है ना। यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग है, इधर से रेल क्रॉस करता है और इधर से मतलब रोड है, तो पर्सन्स व्हीकल्स वगैरह यहाँ से क्रॉस करते हैं। इस जंक्शन पे मैं खड़ा हूँ और पर यूनिट टाइम इंटरवल में मेरा एक एक वर्ड वर्ड को ध्यान से सुनना और पकड़ने की कोशिश करना। मैंने बोला मैं यहाँ पर खड़ा होकर पर यूनिट टाइम इंटरवल पे कितने व्हीकल पास कर रहे हैं मैं उसको काउंट कर रहा हूँ। ओके, पर यूनिट टाइम इंटरवल का मतलब हुआ वो हमारी इच्छा है कि वो यूनिट टाइम इंटरवल में कितनी रखूं। हो सकता है वो यूनिट टाइम इंटरवल मेरे लिए 1 मिनट का हो सकता है वो यूनिट टाइम इंटरवल मेरे लिए 1 मंथ का हो। वो डिपेंड करेगा मेरे ऊपर कि मैं अपना यूनिट टाइम इंटरवल क्या रख रहा हूँ यहाँ, उसमें मैं काउंट कर रहा हूँ। अब आप मुझे बताइए कि पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग हम, या पर यूनिट की जब बात करते हैं तो हम किस चीज की बात करते हैं? एवरेज की बात करते हैं, मीडियन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम? किसकी बात करते हैं हम? एवरेज की बात करते हैं ना। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा ये चीज कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उसके लिए क्वेश्चंस में मीन वैल्यू पे बात कर रहे होंगे हम लोग, एवरेज वैल्यू पे बात कर रहे होंगे। तो ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, वो मीन वैल्यूज और एवरेज एक पैरामीटर है, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। या ट्रैफिक वाले क्वेश्चंस इंजीनियरिंग में, सिविल में आते हैं। इसमें ट्रैफिक इंजीनियरिंग में गैप बिटवीन द अराइवल ऑफ व्हीकल, हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे और उन क्वेश्चन को काफी आसान तरीके से करना सीखेंगे यहाँ पर रोज। तो मैंने वही चीजें यहाँ पर ट्रैफिक वाला ही एग्जाम्पल दिया है कि मैंने यहाँ पर खड़ा होकर पर यूनिट टाइम इंटरवल में कितने व्हीकल पास हो रहे हैं मैं उनकी काउंट कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताएंगे कि अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और ये रेलवे क्रॉसिंग बंद है, तो पर यूनिट टाइम इंटरवल में उस टाइम पे मिनिमम कितने व्हीकल पास कर रहे होंगे? अगर यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग बंद है तो कितने व्हीकल पास करेगा यहाँ से? 1। क्यों भाई? अगर फाटक ही बंद है, यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग ही बंद है, तो यहाँ पर से कोई भी व्हीकल पास नहीं करेगा, जीरो हो जाएंगे, है ना, जीरो हो जाएंगे। इट मीन्स इसमें जो मीन वैल्यूज मिनिमम पॉसिबल केस हैं वो मीन वैल्यू मिनिमम जीरो हो सकते हैं, मतलब निगेटिव नहीं हो सकते, इतना तो कंफर्म है। मीन वैल्यू काउंट पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पर, और वो काउंट जीरो नहीं हो सकता। ओके, नॉट एन इशू। मैं यहाँ पर व्हीकल्स की बात कर रहा था, व्हीकल कितने पास करेंगे। ओके, सो म्यू की वैल्यू यहाँ पर जीरो होगी। मैक्सिमम कितना हो सकता है? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल दैट कैन पास थ्रू दिस रोड? कितने व्हीकल पास कर सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम? वो तो सर डिपेंड करेगा कि रोड की कैपेसिटी कितनी है, वहां पर व्हीकल कितने अवेलेबल है, इन सब चीजों पे हो सकता है। लेकिन क्या मैं इतना बोल सकता हूँ कि जो भी व्हीकल होंगे वो काउंट होंगे, नंबर्स होंगे, है ना, नंबर्स होंगे, काउंट होंगे। तो एवरेज अगर पर यूनिट टाइम इंटरवल की मैं बात करूं, लेट से कि सर फर्स्ट मिनट में 5 व्हीकल क्रॉस कर रहा है, दूसरे मिनट में, सेकेंड मिनट में वहां पर 6 व्हीकल पास कर रहे हैं, थर्ड मिनट में 0 व्हीकल पास कर रहा है, फोर्थ मिनट में यहाँ पे 1 व्हीकल पास कर रहे हैं, फिफ्थ मिनट में वहां पर 3 व्हीकल पास कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो 5 मिनट का मैंने ड्यूरेशन लिया है, उस 5 मिनट के ड्यूरेशन में एवरेज कितने व्हीकल पास किए हैं? तो आप ऑब्जर्व करके बोलोगे 5 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5, सम ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाई 5। तो ये सम कितने हो रहे हैं?
5 plus 6 11 plus 1 12 plus 3 15 divided by 5 that is यहाँ पे 3 निकल रहा है। अब इसी में मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर देता हूँ। मैंने बोला कि फर्स्ट टाइम इंटरवल में वहां पे 4 ही व्हीकल पास किया था। जब 4 व्हीकल पास किए थे तो अब कितने एवरेज आएंगे? अब कितने एवरेज आएंगे सर? एवरेज नाउ इट विल बी 14/5। ये बताने का मेरा कंसर्न ये है कि एवरेज वैल्यू ऑलवेज इंटीजर हो ये कोई जरूरी नहीं है। एवरेज वैल्यू ऑलवेज इंटीजर हो इसकी कोई जरूरी नहीं है। उस दिए हुए टाइम इंटरवल में अगर मैं एवरेज बात करूं तो वो एवरेज एक डेसिमल नंबर भी हो सकता है। इट मींस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक ही पैरामीटर है जो हमें स्टडी करनी है यहाँ पे, और वो पैरामीटर मीन वैल्यू होगा जिसको हम म्यू से डिनोट कर रहे होंगे, और इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ध्यान में रखिएगा कि अगर एवरेज वैल्यू ही 0 है, इट मींस यहाँ पर किसी भी टाइम इंटरवल में कोई भी व्हीकल पास नहीं किया है, और अगर कोई भी व्हीकल पास ही नहीं किया है तो मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ क्यों रहा हूँ? मैं आगे प्रोबेबिलिटी निकालूंगा क्यों कि कोई व्हीकल पास कर रही हो? इट मींस हमारे पास कंसर्न एक ही बच जाता है कि जो भी मीन वैल्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। अब इस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनता है, दैट प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली आर सक्सेस। सक्सेस मतलब वहां पे टोटल कितने व्हीकल पास हो रहे हैं, कुछ वैसी बातें मैं कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली 4 व्हीकल पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, एग्जैक्टली 3 व्हीकल पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ। इसकी जो वैल्यू होती है वो ई रेज टू माइनस म्यू, म्यू रेज टू आर अपॉन फैक्टोरियल आर के इक्वल होती है। जहां पे आर की वैल्यूज क्या हो सकती है सर? एक भी व्हीकल पास ना कर रहे हो, 1 व्हीकल पास कर रहे हो, 2 व्हीकल पास कर रहे हो, 3 व्हीकल पास कर रहे हो, और ऐसे अप टू सो। कितने एग्जैक्टली पास कर रहे होंगे वो कोई फाइनाइट नहीं है, वो इनफाइनाइट भी हो सकता है। जो हमने बायनोमियल पढ़ा था वो एक टर्मिनेटेड सीक्वेंस था, जितनी बार मैं कॉइन को टॉस करूंगा मैक्सिमम उतने सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सक्सेस का क्या है सर? कितने भी हो सकते हैं, वो मीन वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन मैं इस मीन वैल्यू पे इसको टर्मिनेट नहीं कर सकता। देख लो, अगर मैं इसके मीन वैल्यूज की मैं बात करूं तो मीन वैल्यूज जो आ रहा है 2.8 आर, इट डजंट मीन दैट मैक्सिमम 2.8 व्हीकल पास कर रहा है। यहाँ पर तो सर 3 व्हीकल पास कर रहे हैं, यहाँ पर तो सर 6 व्हीकल पास कर रहे हैं, यहाँ पर तो 4 व्हीकल पास कर रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि अगर मीन वैल्यू 2.8 है तो मैक्सिमम 2 या 3 पास करेगा। वो कितने भी बड़े हो सकते हैं, उसमें हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालना। तो ये हो गई एक बात। अब जैसे कि IITs के इंटरव्यू में पूछा था ये क्वेश्चन कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो होगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का वो क्या होता है। तो स्टूडेंट ने सिंपली रटा हुआ क्वेश्चन रहता है कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस वन। उन्होंने पूछा इज इट वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन, क्या ये एक वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन है? तो उन्होंने बोला हाँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं इसका तो वैलिड होगा, तभी तो पढ़ रहे हैं, तो वैलिड है। उन्होंने पूछा व्हाई एंड हाउ। तो किसी भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को वैलिड प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है? हमें क्या प्रूव करना होता है कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होनी चाहिए? ये 1 के इक्वल होनी चाहिए। इट मींस जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ये कहना चाह रहा था इंटरव्यूअर कि इसमें जो प्रोबेबिलिटी फंक्शंस लिखे हो इसको प्रूव करके दिखाओ कि इसके रिलेटेड जितनी भी प्रोबेबिलिटी होगी उनका समेशन करने के बाद वो 1 आ रहा होगा। ये कंसर्न उनका था। तो चेक करते हैं कि इसको कैसे प्रूव किया जा सकता है। सो मैंने सिग्मा लगा लिया, ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है e रेज टू माइनस म्यू, म्यू रेज टू आर अपॉन फैक्टोरियल आर। आर की वैल्यू सर 0 से स्टार्ट हो रही है और इनफाइनाइटली मेनी तक जा रही है। इसकी वैल्यू मुझे 1 लेकर आनी। यहाँ पर आर वेरी कर रहा है, म्यू कांस्टेंट है, और अगर म्यू कांस्टेंट नंबर है तो e रेज टू माइनस म्यू भी एक कांस्टेंट नंबर होगा। सो मैंने e रेज टू माइनस म्यू को बाहर लिख लिया। अब मैं r की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, म्यू रेज टू 0 1, फैक्टोरियल 0 1 1 आ गए, प्लस r की वैल्यू 1, म्यू रेज टू 1 म्यू, फैक्टोरियल 1 1, सो ये आ गए म्यू। सेकेंड टर्म पे जाता हूँ, r की वैल्यू 2, थर्ड टर्म पे जाता हूँ, r की वैल्यू 2, म्यू स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2,
सिंपली ऐसे ही लिखते जाएंगे तो ये म्यू क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो ऐसा बनकर आएगा। आप मुझे इस टर्म्स को देखकर बताओ, हमने ऑलरेडी पावर सीरीज, टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज ये सब कुछ फिनिश कर लिया है। सो ये एक एक्सपोनेंशियल सीरीज है। वेरी गुड मनोज। सो ये जो सीरीज दिया हुआ है वो एक्चुअली ई रेज टू म्यू का सीरीज है, ई रेज टू म्यू का सीरीज है। तो जब मैं इन दोनों को मल्टीपल करूंगा तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 1 निकल कर आ जाएगी, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और वो 1 बन जाएगा। सो हमने यहाँ पर प्रूव किया कि यस दिस इज अ वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये वैलिड है। अब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मीन वैल्यू इसकी कितनी है, हम लोग जो पैरामीटर लिए हैं वही मीन वैल्यू है। सो जब भी हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आर या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी रैंडम वेरिएबल सिलेक्ट किया होगा, अगर एक्स सिलेक्ट करता है तो म्यू रेज टू एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स, एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 होगी। तो वैसे सिचुएशन में अगर मुझे एक्सपेक्टेशन पूछा होगा तो वो एक्सपेक्टेशन इट मींस मीन वैल्यू ही होगा, म्यू ही होगा, है ना, म्यू ही एक्सपेक्टेशन होगा। अब हमारा कंसर्न जाता है इसका सेकेंड मोमेंट अबाउट द ओरिजिन क्या होगा, सेकेंड मोमेंट अबाउट द ओरिजिन क्या बनेगा। तो देखो मीन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते थे सर, मीन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिग्मा जो भी रैंडम वेरिएबल है वो लिखते थे एंड प्रोबेबिलिटी फंक्शन को मल्टीपल करते थे। तो देखिए प्रोबेबिलिटी फंक्शन तो हमारे पास नोन है, ई रेज टू माइनस म्यू, म्यू रेज टू आर अपॉन फैक्टोरियल आर। एक बार जब r यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो हमें जो क्वांटिटी मिलेंगे e रेज टू माइनस म्यू, म्यू रेज टू r अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1। तो हमने सोचा कि सर म्यू रेज टू r है, यहाँ पर फैक्टोरियल r माइनस 1 है तो यहाँ पर भी r माइनस 1 कर लो और अपने को क्या करना है, एक म्यू को बाहर ले लेना है क्योंकि चेंज तो r हो रहा है, म्यू तो चेंज हो नहीं रहा है। तो मैंने म्यू को एक बाहर कर लिया। अब ये जो फंक्शन दिख रहे हैं ये एग्जैक्टली पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। फॉर r की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है यहाँ, इसमें r की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही थी, इसमें r की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है। ये भी इनफाइनाइट सीक्वेंस, तो इसकी वैल्यू 1 निकल कर आ जाएगी, यहाँ पे ये म्यू आ गया तो ई आर की वैल्यू म्यू के इक्वल आ गई हमारे पास, तो ये म्यू की वैल्यू। इसी तरीके से जब मैं ई आर स्क्वायर कैलकुलेट करूंगा तो मैं यहाँ पे आर स्क्वायर लिखूंगा, मैं यहाँ पे आर स्क्वायर लिखूंगा। जब मैं यहाँ पर आर स्क्वायर लिखूंगा तो चेंजिंग क्या क्या आएंगे उन चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सर एक बार तो आपने r को कैंसिल आउट कर लिया, एक बार r कैंसिल आउट होने के बाद e रेज टू माइनस म्यू, म्यू रेज टू r अपॉन फैक्टोरियल r आ रहा है, लेकिन एक r तो फिर से फैक्टोरियल r माइनस 1 आ रहा है, लेकिन एक r तो फिर भी वहां पर बच जाएगा। अब उस r को कैंसिल आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेता हूँ। मैंने इसको लिखा r माइनस 1 प्लस 1। ऐसा लिखने का मेरा एक ही कंसर्न है कि जब मैं r माइनस 1 प्लस 1 लिखूंगा तो एक बार r माइनस 1 यहाँ से कैंसिल आउट कर पाएंगे। ओके, तो ये e रेज टू माइनस म्यू, म्यू रेज टू r अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 ऐसा बन रहा है। नेक्स्ट स्टेप अगर मैं चेक करूं तो नेक्स्ट स्टेप जो बनेगा अपना वो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, सिग्मा r माइनस 1 e रेज टू माइनस म्यू, म्यू रेज टू r अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल। दूसरा जो है प्लस में प्लस सिग्मा e रेज टू माइनस म्यू, म्यू रेज टू r अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1। फर्स्ट वाला सीक्वेंस से r माइनस 1 फिर से कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर r माइनस 2 बचेगा। जब यहाँ पर r माइनस 2 का फैक्टोरियल बचेगा तो मैं यहाँ पर r माइनस 2 बनाना चाहूँ। जब मैं r माइनस 2 बनाऊंगा यहाँ पर तो म्यू स्क्वायर कॉमन में आएंगे, बाहर आ जाएंगे म्यू स्क्वायर, तो यहाँ से मुझे म्यू स्क्वायर मिलेगा और यहाँ से मुझे म्यू मिल जाएंगे क्योंकि r माइनस 1 है, मैं यहाँ पे r माइनस 1 लिखना चाहूंगा तो एक म्यू मुझे बाहर लिखना पड़ेगा, तो एक म्यू बाहर आ गया। इट मीन जब मैं सेकेंड मोमेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ तो वो म्यू स्क्वायर प्लस म्यू के इक्वल आ रहा है, तो ये हमारा आ गया सेकेंड मोमेंट म्यू स्क्वायर प्लस म्यू। अब हम लोग इसके वेरिएंस की मैं बात करूं कि इसका वेरिएंस कितना हो सकता है। तो वेरिएंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि सर सेकेंड मोमेंट माइनस फर्स्ट मोमेंट का स्क्वायर, तो म्यू स्क्वायर जब आप इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो म्यू ही बचेगा। इट मींस बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पर निकल कर आया है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी मीन वैल्यू एंड वेरिएंस इक्वल होते हैं।
क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं, उन्होंने आपको मीन वैल्यू दे दिया और आपसे पूछा वेरिएंस क्या हो। सर मीन वैल्यू दिया है तो वेरिएंस तो हम लिख ही सकते हैं, है ना, वेरिएंस तो लिख ही सकते हैं, सेम ही सेम होगा। अगर मीन वैल्यू दिया है तो मैं सेकंड मोमेंट भी लिख सकता हूँ म्यू स्क्वायर प्लस म्यू, क्योंकि एक ही पैरामीटर है, कोई चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगेन अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की मैं बात करूं, सर स्टैंडर्ड डेविएशन इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, सो स्क्वायर रूट ऑफ म्यू विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये तीन चार चीजें जो है अपने को ध्यान में रखनी है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, क्लियर हुआ ये सब चीजें आपको? क्लियर हो गया सबको? यस। अब देखो कि क्वेश्चंस को मुझे टारगेट कैसे करना है ना, उसके बारे में भी अपने को लर्निंग लेनी है कि मैं क्वेश्चन को, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, हमें टाइम सेव करना है अपना, कि कम से कम टाइम में मैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करूं, ये चीज हमें क्लियर होना चाहिए। तो दिए हुए डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मुझे P0 R की वैल्यू 0 पे प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो मुझे क्या मिलेगा? दिए हुए सिचुएशन को आप समझने की कोशिश करना। इसमें मैं R की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो सर e रेज टू माइनस म्यू मिलेगा। अगर मैं कुछ ऐसा पूछूं पी आर इज इक्वल टू 1, सर म्यू टाइम्स e रेज टू माइनस म्यू मिलेगा मुझे। देखो म्यू टाइम्स e रेज टू माइनस म्यू, सर हाउ वी दिस इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्या पूछना चाहते हो रिकेश कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का ये डिफिनीशन है, नाम रखा गया है इस डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइजन। ओके, इस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम रखा गया है पॉइजन, जैसे बाइनोमियल नाम रखा गया है बाइनोमियल, है ना, वैसे इसका नाम रख दिया पॉइजन। पॉइजन मैथमेटिशियन होंगे, उन्होंने इनका नाम रखा होगा, या कोई मैथमेटिशियन है जिन्होंने इसका नाम पॉइजन रखा है, नथिंग एल्स, नॉट मोर देन दैट। आर की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं तो क्या मिलेगा मुझे? सर म्यू स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 ई रेज टू माइनस म्यू। देखो इससे आपका टाइम सेव होगा, जब भी 2 है म्यू पे पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 है म्यू पे पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, 0 है म्यू पे पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0। P3 मुझे जरूरत है, सर म्यू पे पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 ई रेज टू माइनस म्यू। अब देखो इसी चीज को मैं थोड़ा और भी डिटेल में लेके चला जाता हूँ। अगर मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा पी आर लेस देन इक्वल टू 2, तो मैं कहां से कहां तक लेकर चलूं? सर 0 1 एंड 2 ये कंसेंट्रेशन में आएंगे। 0 के लिए 1, 1 के लिए म्यू एंड 2 के लिए म्यू स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। ये जितने भी टर्म्स आए इसमें मैं मल्टीपल कर लूंगा ई रेज टू माइनस म्यू। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप फार्मूले पे नहीं जाएंगे, बार बार फार्मूले को देखेंगे नहीं, एक हैबिचुएट हो जाइए कि मुझे r लेस देन इक्वल टू 2 3 पूछेगा तो मैं एक्सपोनेंशियल सीरीज की तरह से लिखूंगा, उस डिग्री तक जाऊंगा जहां तक ये मुझे अलाउ कर रहा है, और उसके बाद ई रेज टू माइनस म्यू से मल्टीपल कर। दूसरी चीज, अगर कभी भी इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जैसे पी आर ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो सर ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है, आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते P3 प्लस P4 प्लस P5, कहाँ पे स्टॉप करोगे? सर ये तो R की वैल्यू कहीं स्टॉप ही नहीं होती है। हमने जब ऊपर R की वैल्यू देखा था, R की वैल्यू तो कहीं पे स्टॉप ही नहीं होती, तो मैं कहाँ पे स्टॉप करूंगा ऐसे क्वेश्चन? तो ऐसे वाले क्वेश्चन को जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू वाला रहेगा तो मुझे उसको कन्वर्ट करके ही सॉल्व करना पड़ेगा, हमारे पास दूसरा कोई भी तरीका नहीं होगा। ओके, तो क्या तरीका होना चाहिए कन्वर्ट करने का? 1 माइनस पी, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, 3 और 3 से ज्यादा, जब मैं 1 माइनस करूंगा तो इसका रिवर्स ले लूंगा, आर इज लेस देन 3, आर इज लेस देन 3। ओके, सो 1 माइनस पी आर लेस देन 3 में कौन कौन से आएंगे? सर लेस देन 3 का मतलब हुआ ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये आर की वैल्यू 2 और 2 से कम हो जाएंगी। तो मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस पी, पी भी क्यों लिखूं, ऊपर मैंने ऑलरेडी लिख रखा है आर लेस देन इक्वल टू 2 के लिए। सो 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 टाइम्स ई रेज टू माइनस म्यू, ऐसा बनेगा रिजल्ट। क्लियर हुआ सबको?
या चलो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहला और सबसे अच्छा क्वेश्चन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे ये लगता है 2017 में पूछा था ये क्वेश्चन। इफ अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X हैज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन वैल्यू 5, एक ही पैरामीटर होता है और वो पैरामीटर दिया हुआ है मीन वैल्यू डेट इज 5 दिया हुआ, देन द एक्सपेक्टेशन ऑफ E, हमसे जो पूछा है वो क्या पूछा है, E x प्लस 2 होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस 2 के होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, जरा ट्राई करना। हमने एक्सपेक्टेशन वगैरह ये सब ऑलरेडी पढ़ रखा है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं ये सब पढ़ रखा है, जरा इसमें सॉल्व करो। म्यू का मतलब हो गया सर एक्सपेक्टेशन ऑफ x 5 है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ये भी पढ़ा था कि सेकेंड मोमेंट क्या होता है, ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू म्यू स्क्वायर प्लस म्यू होती है। सर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5, 25 प्लस 5 डेट इज 30, तो ये 30 हो गया। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं सबसे पहले अंदर वाले टर्म का स्क्वायर जो लिखा हुआ है वो कर लेते हैं। सो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 4x प्लस 4। मैंने आपको ये भी चीजें बताई थी कि ये एक्सपेक्टेशन मीन वैल्यू लिनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ई एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ई एक्स प्लस किसी भी कांस्टेंट नंबर का एक्सपेक्टेशन वही कांस्टेंट नंबर होता है तो 4। ये है सेकेंड मोमेंट, सेकेंड मोमेंट की वैल्यू है 30, मैंने 30 लिख ली, प्लस ई एक्स होता है मीन वैल्यू, मीन वैल्यू है 5, तो 5 को 4 से मल्टीपल करेंगे सर 20, एंड ये लास्ट में है 4। सो सब कुछ सॉल्व करने के बाद 54 आ रहा है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसी गलतियां करते हैं कि मीन वैल्यू यहाँ पे 5 पुट कर लो, 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 हो गया 7, 7 का स्क्वायर करो, नहीं भैया इसका स्क्वायर तो करो, उसके बाद ही तो लिनियरली डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके बाद ही तो लिनियरली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, एक चीज तो ये आ गई इस टाइप के क्वेश्चन। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें हमें टाइम का ध्यान में रखना है कि वो कैसे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इस क्वेश्चन को पढ़िए। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट occurring in a plant in a month follows poison distribution, वो poison distribution को फॉलो करता है with mean value 5.2। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया कि मीन वैल्यू जो है वो 5.2 है। ओके, ये जो मीन वैल्यू मुझे दिया गया है वो किस में दिया, ये जो मीन वैल्यू दिया हुआ है लिनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या हुआ। ओके, मैं बता देता हूँ। लिनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि जो भी अंदर टर्म्स दिए हुए हैं इसको मैं अंदर मल्टीपल करता चला जाऊं। जैसे कि आप ऐसे लिखते हो ना 2 टाइम्स 3 प्लस 5, लिनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब हुआ 2 इंटू 3 लिखना प्लस 2 इंटू 5 लिखना, ये 2 अंदर ऑपरेट हो रहा है। एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर जो भी टर्म्स होंगे बीच में प्लस माइनस साइन है तो उसके अकॉर्डिंग अंदर मल्टीपल वो अंदर ऑपरेट होता चला जाएगा। रिकेश बोल रहे सर मीन वैल्यू जो दिया हुआ है वो मंथ में दिया हुआ है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वैल्यू जो है यहाँ पर वो मंथ में, मैंने जस्ट हाईलाइट किया है यहाँ पर कि ये जो मीन वैल्यू है वो मंथ के अकॉर्डिंग है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ लेस देन 2 एक्सीडेंट, मुझसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है लेस देन 2 एक्सीडेंट के लिए इन द प्लांट ड्यूरिंग अ रैंडमली सिलेक्टेड मंथ। अब यहाँ पर मुझे मंथ के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी पूछा है और मीन वैल्यू भी मंथ के अकॉर्डिंग दिया हुआ। अगर सेम दिया हुआ है तब तो मुझे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर जो प्रोबेबिलिटी मुझे किसी डिफरेंट टाइम इंटरवल में पूछा होगा तो मुझे इस मीन वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा आस्किंग प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में। जिस टर्म्स के अकॉर्डिंग, जिस यूनिट टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग मुझसे प्रोबेबिलिटी पूछा होगा, मुझे उस यूनिट टाइम इंटरवल में मुझे मीन वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर सेम है, मंथ में दिया हुआ है और मंथ में पूछा है तो मुझे कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। R less than 2 it means 0 and 1, 0 1, 0 के लिए 1 लिखते हैं एंड 1 के लिए म्यू लिखते हैं। दिस टाइम e रेज टू माइनस म्यू, क्वेश्चन सॉल्व हो गया सर। 6.2 e रेज टू माइनस 5.2, जो भी वैल्यूज आएगी आप लिख लीजिए।
आपका कैलकुलेशन बता रहा है कि 0.0342। ठीक है भैया, ये आंसर आ गया आपने। तो इस टाइप के क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो। देयर इज अ ट्रैफिक ऑफिस इम्पोजेज an average 5 number of penalties on a different day is independent and follows Poisson distribution। फिर से Poisson distribution की बात हो रही है। The probability that there will be less than 4 penalties, less than 4 it means P R less than 4 की बात किया है। ओके, तो सर Poisson distribution में मुझे मीन वैल्यू की जरूरत पड़ती है। मीन वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, एवरेज एवरेज जो दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर मीन वैल्यू 5 दिया हुआ है। वो जो एवरेज दिया हुआ है वो किस यूनिट में, टाइम इंटरवल के लिए, डे के लिए। मुझे जो प्रोबेबिलिटी पूछा है वो किस में पूछा है, डे के लिए। सर मुझे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। सॉल्व करेंगे 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस म्यू क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। इसके आगे भी लिखना है क्या, म्यू रेज टू 4? देखो जरा, म्यू रेज टू 4 भी लिखना है क्या अपने को? नहीं सर, लेस देन 4 बोला है तो सर 3 तक आएगा, क्योंकि डिस्क्रीट है यहाँ पर और सीक्वेंस में चल रहे हो। ई रेज टू माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। मुझे कैलकुलेट करने की कोई जरूरत अब नहीं लग रही है। क्लियर हुआ सबको? अब हमें वैसे क्वेश्चन को करने की जरूरत है जहां पर सर एवरेज कुछ और टाइम इंटरवल में दिया हुआ है, अब प्रोबेबिलिटी कुछ और भी टाइम इंटरवल में पूछे हुए हैं, जिससे कि हमें कमांड हो जाए कि कैसे चेंज करना पड़ता है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को पढ़ो। एन ऑब्जर्वर काउंट्स 240 व्हीकल पर आवर। वो काउंट कर रहा है कि 240 व्हीकल पर आवर एट अ स्पेसिफिक हाईवे जंक्शन। किसी स्पेसिफिक हाईवे जंक्शन पे पर आवर 240 व्हीकल पास कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि वो एज्यूम कर रहे हैं कि व्हीकल अराइवल एट लोकेशन जो है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है। अब जो मुझसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी किसके लिए पूछ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग वन व्हीकल। इट मींस पी आर इज इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अराइविंग ओवर अ 30 सेकेंड टाइम इंटरवल। सर मीन वैल्यू दिया हुआ है पर आवर में, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है पर 30 सेकेंड में। इट मींस जो मीन वैल्यू हम लिख रहे हैं उसको किस यूनिट टाइम इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस यूनिट टाइम इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आप बताएंगे जरा। पर 30 सेकेंड, जिस यूनिट टाइम इंटरवल में पूछा है मुझे उस यूनिट टाइम इंटरवल में चाहिए, सेकेंड नहीं चाहिए अपने, पर 30 सेकेंड चाहिए। तो सर 240 व्हीकल पर आवर, तो पर मिनट कितने, सर पर मिनट 4 हो जाएंगे। सो 4 व्हीकल पर मिनट। तो पर 30 सेकेंड कितने, सर 2 व्हीकल पर 30 सेकेंड। तो जो हमारा मीन वैल्यू यूटिलाइज होगा वो ये वाला होगा। पर 30 सेकेंड्स उसने पूछा था और पर 30 सेकेंड की मीन वैल्यूज में हम मीन वैल्यूज को लिखेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो आर इज इक्वल टू 1 के अकॉर्डिंग सर म्यू ई रेज टू माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू यहाँ पे 2 है, सो 2 टाइम्स ई रेज टू माइनस 2 आ गया। सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आ रहा है वो लिख लेंगे। चंद्र बोल रहे हैं सर 0.2706, सबका सेम आ रहा है। ये गलती कोई नहीं करेगा कि पर सेकेंड वाला, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा उस यूनिट टाइम इंटरवल के लिए मीन वैल्यू हम लिखेंगे। देखो यहाँ पे बहुत ही लंबा सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के पहले ना मैं आपसे ये चीज पूछता हूँ, गैप का मतलब क्या होता है? अगर मैं पूछूं कि गैप है यहाँ पे, गैप का मतलब क्या होता है? गैप का मतलब इंटरवल। ओके, इंटरवल तो कुछ भी हो सकता है ना, जैसे मैंने बोला कि एक T1 पॉइंट है टाइम का और एक T2 टाइम का इंटरवल है, तो इन दोनों के बीच में एक गैप है टाइम इंटरवल के। गैप का मतलब क्या हुआ, व्हीकल का पास करना या यहाँ से कोई भी व्हीकल पास नहीं कर रहा है, देयर इज अ गैप।
गैप है भाई यहाँ पर, तो क्या बोलोगे कि इस टाइम इंटरवल में कोई व्हीकल पास कर रहा है या नो व्हीकल पास कर रहा है, मतलब कोई भी व्हीकल पास नहीं कर रहा है, नहीं पास कर रहा है। तो गैप का मतलब ही यही होता है कि सर उस टाइम इंटरवल में कोई भी व्हीकल वहां से पास नहीं करने चाहिए, ठीक है, एक भी व्हीकल वहां से पास नहीं करना चाहिए। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। Vehicle arriving at an intersection from one of the approach road follows the Poisson distribution। वो Poisson distribution को follow कर रहे हैं। सर Poisson distribution को follow कर रहे हैं। मीन क्या दिया हुआ है? बोल रहा है कि मीन रेट ऑफ अराइवल इज 900 व्हीकल पर आवर। तो म्यू की वैल्यूज 900 व्हीकल पर आवर दिए हुए हैं, ये आवर में दिया हुआ है। तो अपने को ये भी तो देखना है ना सर कि मतलब प्रोबेबिलिटी किसमें पूछा है। अब आगे बोला है if a gap is defined as the time difference between two successive vehicle arrivals। गैप के बारे में बोला है कि टू सक्सेसिव व्हीकल उसमें पास कर रहे हैं। तो टू सक्सेसिव का मतलब हुआ एक गया दूसरा बाहर निकल चुका है डेट टाइम पे, एक एंट्री मार रहा है तो दूसरा बाहर निकल चुका है। ओके, तो यहाँ पर बोला गया द प्रोबेबिलिटी दैट द गैप इज ग्रेटर देन 8 सेकेंड। अगर गैप 8 सेकेंड से बड़ा है तो 8 सेकेंड में कितने व्हीकल पास करेंगे। अगर गैप 8 सेकेंड से बड़ा का है तो 8 सेकेंड में कितने व्हीकल पास करेंगे। सर 0 व्हीकल पास करेंगे। इट मींस वो मुझसे प्रोबेबिलिटी किसकी बात कर रहा है। सर प्रोबेबिलिटी मुझे वो 0 की बात कर रहा है कि 0 वाली प्रोबेबिलिटी बताओ। और उसका यूनिट टाइम इंटरवल क्या कंसीडर करना पड़ेगा मुझे, यूनिट टाइम इंटरवल क्या कंसीडर करना पड़ेगा मुझे, 8 सेकेंड। वेरी गुड, 8 सेकेंड। तो हमारा जो मीन वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था वो 900 व्हीकल पर आवर दिए हुए, तो पर यूनिट टाइम इंटरवल 8 सेकेंड है। तो 8 सेकेंड में कितने होंगे सर, 1 सेकेंड में हो जाएंगे 900 डिवाइडेड बाई 60 डिवाइडेड बाई 60, ये पर सेकेंड हो गए। तो 8 सेकेंड में मल्टीपल बाई 8 व्हीकल पर 8 सेकेंड्स। ओके, जब इसको मैं सॉल्व करूं तो ये कितनी वैल्यू देगा देख लो। 2 व्हीकल आ रहे हैं, 2 व्हीकल पर 8 सेकेंड्स, पर 8 सेकेंड। तो सेम मैं यूज करूंगा P0 की वैल्यू। सर P0 की वैल्यू e रेज टू माइनस म्यू होती है। म्यू जो हमने लिखा है वो कितना लेना है, 2 लेना है। तो मैं यहाँ पर e रेज टू माइनस 2 लिख लेता हूँ, दैट विल बी द फाइनल आंसर। अब देख लो इसकी वैल्यू कितनी होती है, e रेज टू माइनस 2, 0.1353 है ना। चलो ये क्वेश्चन में तो कोई जान ही नहीं है, आप खुद से आंसर बता दो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। बोलो कौन सा आंसर। सर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। मीन वैल्यू एंड वेरिएंस फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आर सेम। तो अगर मीन वैल्यू म्यू है तो वेरिएंस कितने होंगे, सर वेरिएंस भी म्यू होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा सर, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू हो जाएगा सर आगे। चलो ये बता दो। बोला है सेकंड मोमेंट, लोग बोलते हैं ना सेकंड मोमेंट जल्दी कोई पढ़ाता नहीं, देखो यहाँ पर क्या बोला है। सेकंड मोमेंट अबाउट पॉइजन, सेकंड मोमेंट फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल इज 2। अब मुझसे पूछा है मीन वैल्यू बता दो, मीन वैल्यू बता दो। सेकेंड मोमेंट का फार्मूला यूज करेंगे। सर सेकेंड मोमेंट क्या होता है, म्यू स्क्वायर प्लस म्यू। म्यू स्क्वायर प्लस म्यू की वैल्यू 2 निकल कर आ रही है। अब बताइए म्यू की वैल्यू कितनी होगी। ध्यान में रखिएगा म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। म्यू की वैल्यू क्या होगी, सर वो तो ऑब्जर्वेशन से ही दिख रहा है, म्यू की वैल्यू 1 पुट कर लो 2 आ जाएगा, है ना। वो तो ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है, कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे सर मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख सकता था, म्यू स्क्वायर प्लस म्यू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आइदर फैक्टर कर लेता, और अगर फैक्टर नहीं हो पाते तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेता सॉल्व करने के लिए। लेकिन यहाँ पर तो ऑब्जर्वेशन से ही पता चल रहा है कि म्यू स्क्वायर प्लस म्यू अगर 2 के इक्वल है तो म्यू की वैल्यू 1 पुट कर लो, सेटिस्फाई कर लिया, आंसर हो गया 1। मीन वैल्यू इज 1। ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क में पूछते हैं, पता नहीं क्यों। चलो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पे जाने के पहले मैं थोड़ी सी चीजें और भी यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज नंबर ऑफ पैरामीटर। ओके, नंबर ऑफ पैरामीटर। जब हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जब मैंने उसका फार्मूला आपको लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली आर सक्सेस, तो हमने वहां पर लिखा था एन सी आर पी रेज टू आर क्यू रेज टू एन माइनस आर, है ना। और यहाँ पर आर की वैल्यूज क्या थी सर? आर की वैल्यू 0 1 2 अप टू एन तक जा रही थी। अब मैं अगर यहाँ पे आपसे पैरामीटर पूछूं कि व्हाट आर द पैरामीटर्स हियर, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से पैरामीटर हैं, क्वेश्चंस में क्या इंफॉर्मेशन देना चाहिए जिससे कि मैं आर की किसी भी वैल्यू के लिए इस फार्मूले को यूटिलाइज कर सकूं। जैसे मैंने पूछ लिया कि P2 कैलकुलेट करना है, P2 कैलकुलेट करना है, तो P2 को कैलकुलेट करने के लिए आपको किन दो पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी, किन किन पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी P2 को कैलकुलेट करने के लिए? मतलब R तो दिया हुआ रहेगा, R की तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है, R दिया हुआ रहेगा। सर मुझे एक N बताना पड़ेगा, R दिया हुआ है, मुझे P एंड Q में से किसी एक की जरूरत पड़ेगी। क्यों एक की, क्यों दोनों, क्यों नहीं? क्योंकि P एंड Q में रिलेशन होता है P प्लस Q इज इक्वल टू 1, तो इन दोनों में से मुझे कोई एक ही बता दोगे तो मुझे दूसरा तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। इट मींस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर हैं N एंड P, पैरामीटर्स आर 2। सो नंबर ऑफ पैरामीटर पे क्वेश्चंस पूछ चुका है और आगे भी पूछ सकते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने होते हैं। सो देयर आर 2 पैरामीटर्स, नंबर ऑफ पैरामीटर दो होते हैं N एंड P। ओके, इसीलिए आप कभी कभी आप ऐसा देखोगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को Bn, P ऐसे लिख देता है, Bn, P इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी बात हो रही थी अपनी पॉइजन की। जब हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं तो इस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला हम लोग लिख रहे हैं दैट इज e रेज टू माइनस म्यू, म्यू रेज टू r अपॉन फैक्टोरियल r, r की वैल्यू 0 1 2 और ये सर टर्मिनेट नहीं करता है, इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स वाले। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि पैरामीटर क्या है, कौन से पैरामीटर हैं इसमें? आर तो चलो हम इनपुट करेंगे, लेकिन और उसके अलावा क्या है इसमें चाहिए सॉल्व करने के लिए? एक ही तो पैरामीटर है मेरे भाई। अगर मैं आर की वैल्यू P0 कैलकुलेट करने के लिए बोलूं, P2 कैलकुलेट करने के लिए, तो मुझे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए इसमें? मुझे सिर्फ और सिर्फ म्यू की वैल्यू चाहिए। तो देयर इज ओनली वन पैरामीटर म्यू, है ना। सर क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ ऑलवेज गिवन होगा कि क्वेश्चन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का है, तभी हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगा पा रहे हैं। ठीक है, सो पैरामीटर इज म्यू एंड नंबर ऑफ पैरामीटर इज इक्वल टू 1। जितने भी क्वेश्चंस हमने किया देखा ना, हर क्वेश्चंस में ये चीज मेंशन था, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिनिश हो रहा है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हम लोगों ने डिस्क्रीट में पढ़ा था, वहां पर हम लोग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोल रहे थे। जब हम लोग कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो हम लोग वहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ओके, अब सर फंक्शन कंटिन्यूअस है, एक मैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन p से लिखता हूँ, रैंडम वेरिएबल x है, उसके इनसाइड जो इवेंट है उसको मैं x डाल दिया, वो भी एक फंक्शन होगा, मैंने f से फंक्शन को डिनोट किया, रैंडम वेरिएबल x है, उसके इवेंट x है। ओके, x की वैल्यू क्या हो सकती है? सर कंटिन्यूअस फंक्शन है, वो कोई भी इंटरवल में हमें पूछा जा सकता है। मैं जनरलाइज किया माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। लेट्स से ये एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है f ऑफ x, ये एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है जो किसी टाइम इंटरवल और या फिर किसी भी x के लिए डिफाइन हो रहा है, एंड वो x की वैल्यू x1 से x2 के लिए डिफाइन हो रहा है। लेट्स से x1 टू x2 के लिए डिफाइन हो रहा है। टू बी अ वैलिड प्रोबेबिलिटी
फंक्शन हम लोगों ने डिस्क्रीट में पढ़ा था कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी जो होना चाहिए वो 1 के इक्वल होना चाहिए। डिस्क्रीट है तो हम सम का यूज करते हैं, अगर कंटिन्यूअस है तो सम की जगह हमें क्या यूज करना है बताइए जरा। कंटिन्यूअस में हम लोग सम के लिए क्या यूज करते हैं? इंटीग्रेशन। वेरी गुड, इंटीग्रेशन। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर कुछ ऐसा इंटरवल दिया हुआ है तो जो भी इंटरवल दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पर x1 to x2 इंटरवल, जो भी इंटरवल दिया हुआ रहेगा उस इंटरवल में मुझे इंटीग्रेशन कर लेना है। उस इंटरवल में मुझे इंटीग्रेशन कर लेना है, चाहे आप px लिखो या fx लिखो, दोनों सेम ही है तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो fx x इसकी इंटीग्रेशन जो आनी चाहिए वो 1 के इक्वल आनी चाहिए। अगर वो 1 के इक्वल है देन गुड, 1 के इक्वल नहीं है तो मैं बोलूंगा ये एक वैलिड डेंसिटी फंक्शन नहीं है। दूसरी चीज, हमने जब एक्सपेक्टेशन की बात की थी, ex निकालने की बात की थी, तो डिस्क्रीट वाले में ex निकालने के लिए, डिस्क्रीट वाले में ex निकालने के लिए हम लोग सिग्मा x px यूज कर रहे थे। सिग्मा का मतलब इंटीग्रेशन, इट मींस इंटीग्रेशन x, कंटिन्यूअस में x px लिखिए या x fx लिखिए, इंटीग्रेशन कर लीजिए। इंटीग्रेशन की बाउंड्री होगी वो बाउंड्री दे देंगे, जो भी लिमिट होगा। तो जब एक्सपेक्टेशन पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो लिमिट पुट कर लिया, x fx dx, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x हो गया। अगर मुझसे सेकेंड मोमेंट पूछा, सर ई एक्स स्क्वायर पूछा, ई एक्स स्क्वायर पूछा है तो सेम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स लिख लेंगे। कहीं कहीं पी एक्स लिखा रहेगा, कंफ्यूज मत होना क्योंकि पी एक्स एफ एक्स दोनों सेम ही है, ठीक है। अब सर अगर मैं सेकेंड मोमेंट फर्स्ट मोमेंट दोनों ही निकाल लेता हूँ तो मुझे वेरिएंस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर। मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x, ये भी आ गया। अब मेरा कंसर्न यहाँ पर ये है कि अगर मुझसे मीडियन निकालने के लिए पूछा हो तो मैं मीडियन कैसे फाइंड आउट करूं, मीडियन कैसे फाइंड आउट करूं, मेरा कंसर्न ये है। मीडियन कैसे फाइंड आउट करना है भाई बोलिए। इधर माइनस इंफिनिटी है, इधर प्लस इंफिनिटी है, मैं इसके अकॉर्डिंग डायग्राम यहाँ पे बना दिया। मीडियन कैसे फाइंड आउट करें? जब हम लोग डिस्क्रीट पढ़ रहे थे, जब हम लोग डिस्क्रीट वाला पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने क्या किया था कि मैं उन प्रोबेबिलिटी को ऐड करते जा रहा था, अरेंज करने के बाद ऐड करते जा रहा था, वहां तक ऐड कर रहे थे जहां तक की प्रोबेबिलिटी मुझे 0.5 निकल कर आ रही थी। तो ऐड करने का मतलब होता है कंटिन्यूअस में इंटीग्रेशन। इट मीन सर मुझे इंटीग्रेशन करते जाना है, वहां तक इंटीग्रेशन करना है जहां तक इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रल की वैल्यू जो आ जाए वो 0.5 निकल कर आना चाहिए। इट मीन्स जो भी लोअर बाउंड दिया हुआ रहेगा मैं वहां से इंटीग्रेशन करूंगा। अगर लोअर बाउंड ए दिया हुआ है मैं ए से इंटीग्रेशन स्टार्ट करूंगा, -2 दिया हुआ है मैं -2 से स्टार्ट करूंगा, 5 दिया हुआ है मैं 5 से स्टार्ट, जो भी लोअर बाउंड दिया हुआ रहेगा मुझे वहां से इंटीग्रेशन स्टार्ट। किसी वैल्यू m तक मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, m तक इंटीग्रेशन कर रहा हूँ किसका, प्रोबेबिलिटी फंक्शन का, और वो इंटीग्रेशन की वैल्यू 0.5 आनी चाहिए। अगर 0.5 आ रहा है तो m की जिस वैल्यू के लिए वो 0.5 आ रहा है हम उस m की वैल्यू को मीडियन बोला करेंगे, हम m की वो वैल्यू को मीडियन बोला करेंगे। अब ये चीज कंटिन्यूअस में समझने की जरूरत है कि मान लीजिए कि ये पॉइंट है x इक्वल टू m, मैंने माइनस इंफिनिटी से m तक इंटीग्रेशन किया और ये वैल्यू आई है 0.5। टू बी अ वैलिड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक इंटीग्रेशन करने पे 1 आ रहा है, माइनस इंफिनिटी से m तक इंटीग्रेशन करने पे 0.5 आ रहा है, तो यहाँ से m से इंफिनिटी तक इंटीग्रेशन करने पे कितने आएंगे, m से इंफिनिटी तक इंटीग्रेशन करने में कितने आएंगे, सर वो भी तो 0.5 ही आएंगे, तभी तो दोनों ऐड होकर 1 बनेगा, तभी तो वो 1 बनेगा। तो ये हो गया मीडियन वाली बात।
मीडियन है इसलिए दोनों को इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो जो मैंने ये लिखा है इसकी जगह मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन में m से स्टार्ट करो, वहां तक जा रहा है जहां तक मुझे फंक्शन परमिट कर रहा है। सो लास्ट बाउंड्री इंफिनिटी तक। मैंने यहाँ पर लिखा एफ एक्स एक्स डी एक्स, ये वैल्यू भी 0.5 के इक्वल होनी चाहिए। 0.5 दोनों में से कोई एक भी ले लो, आपका m कैलकुलेट कर लो, m जो आएगा वो मीडियन हो जाएगा। 7th वन, मॉड। भैया मॉड कैसे कैलकुलेट करेंगे? मॉड कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? डिस्क्रीट वाले में क्या करते थे? डिस्क्रीट वाले में हम वो पॉइंट फाइंड आउट करते थे, वो पॉइंट फाइंड आउट करते थे जिसके यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मैक्सिमम होती थी। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मैक्सिमम होती थी, उस पॉइंट को हम लोग मॉड बोला करते थे कि ये मॉड है। एक्स की वो वैल्यू मॉड है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी किसी पॉइंट पे तो हम निकालेंगे नहीं, अभी हमारा तो कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए हम ये चीज चेक करेंगे कि उस डेंसिटी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है। जहां पे मैक्सिमम वैल्यू होगी हम उस पॉइंट को मॉड बोला करेंगे, एक्स की वो वैल्यू को मॉड बोला करेंगे। तो मॉड लिखने के लिए हम सिंपली यहाँ पर ये लिख लेते हैं, the value of capital X is equal to X for which fxx have absolute maximum। मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा रखा है ना हम लोगों ने कि कैसे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते थे। इंटरवल वाला क्वेश्चन होता था, हम लोग स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करते थे, इंटरवल के एंड पॉइंट पे भी चेक करते थे कि स्टेशनरी पॉइंट पे भी चेक करते थे कितनी वैल्यू आती थी, उन सबको कंपेयर करके बताते थे कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगा उस पॉइंट को हम लोग मॉड बोलेंगे। तो यहाँ पर मॉड एक्स लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्स यूज किया। एक्स की जिस वैल्यू के लिए फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू देगा हम उस एक्स की वैल्यू को मॉड बोला करेंगे। अब देखो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर कुछ चीजें रख रहा हूँ। ये x1 है और ये x2 है। इधर माइनस इंफिनिटी है, इधर जाकर वो जीरो की तरफ जा रहा है, इधर जाकर ये भी जीरो की तरफ जा रहा है, प्लस इंफिनिटी है। आप मुझे बताएंगे कि दिए हुए प्रोबेबिलिटी फंक्शन अगर वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन है तो दिए हुए फंक्शन के लिए मॉड क्या होगा? व्हाट इज मॉड हियर? मॉड क्या है यहाँ? सर x2 इज द मॉड। यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। ये दोनों सेम हाइट पे, यहाँ पे x1 है और यहाँ पर x2 है। सो व्हाट इज मॉड हियर? मॉड क्या है? जैसे डिस्क्रीट वाले में देख लो, यहाँ पर x है मान लीजिए 1 and 2, यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है 0.5 मैक्सिमम कहाँ पे? सब दोनों जगह तो इक्वल ही है, सेम ही तो है। अगर मैक्सिमम हाइट भी सेम जगह, दो अलग अलग जगह पे सेम हाइट मिलती है मैक्सिमम वाली, तो दोनों मॉड होंगे। तो मैं मॉड बोलूंगा, यहाँ पर x1 भी मॉड है और x2 भी मॉड है। ये जो केस बन रहा है इसमें एक ही मॉड है, इसलिए हम इसको यूनी मॉडल बोला करेंगे, यूनी मॉडल। और यहाँ पर सर दो दो मॉड है इसलिए हम इस वाले केस में बाई मॉडल बोला करेंगे, बाई मॉडल। ओके, बाई मॉडल। क्लियर हुआ सबको ये चीजें? क्लियर हुए? बाई मॉडल यूनी मॉडल। ओके, अब इसी यूनी मॉडल बाई मॉडल वाले रिजल्ट को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ और भी बताता हूँ उसमें। मैंने यहाँ पे लिखा फॉर यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें एक ही मॉड हो, फॉर यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन जो होगा ना, मीडियन ऑलवेज मिडिल में होगा। किसके मिडिल में?
सर मीन एंड मॉड, मीन एंड मॉड के मिडिल में होगा। सर एक बार तो मीडियन यहाँ पर हो सकता है, मीन लेस हो सकता है, मॉड ग्रेटर हो सकता है। मिडिल का मतलब हुआ कि सर इन दोनों का पोजीशन चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन दूसरा केस बन सकता है कि मीडियन जो होगा वो मीन से कम होगा और ग्रेटर देन मॉड होगा, ग्रेटर देन मॉड होगा। हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूटिलाइज करेंगे वो ग्राफ के थ्रू समझते हैं। लेट्स से एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया हुआ है कुछ ऐसा, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है, इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए मीन मीडियन मॉड में रिलेशन क्या होंगे, मतलब इन दोनों में से कौन सा रिलेशन ट्रू होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान से समझना एक एक चीज। हमारा फर्स्ट टारगेट इजिली हो जाएगा कि सर मैक्सिमम पीक कहाँ पे दिख रहा है। रिकेश पूछिए क्या डाउट है आपका, पहले आपका डाउट क्लियर करते हैं। पूछिए रिकेश। पहले वाले फिगर में दोनों मॉड नहीं हो सकते। ओके, पहले वाले अगर मैं फिगर की मैं बात करूं ना, तो आपको मैंने क्या बताया है कि मॉड वो वैल्यू है जहां पे फंक्शन एब्सोल्यूट मैक्सिमम रखता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। अब इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे फंक्शन की बड़ी वैल्यू है या यहाँ पे फंक्शन की बड़ी वैल्यू है। आप प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट वाले से समझ लो इसको, और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। मान लीजिए मैंने कुछ इवेंट लिया 1 2 3 4, मैंने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 0.01 0.02 और यहाँ पे 0.8 और यहाँ पे 0.4 और पॉइंट, चलो थोड़ा कम करते हैं वरना बहुत डिफिकल्ट की तरह से कैलकुलेशन बन जाएगा। 0.1 0.1 एंड 0.3 एंड 0.5। तो सर एक पीक मुझे यहाँ पे दिख रहा है 0.3, दूसरा पीक मुझे यहाँ पे दिख रहा है 0.5। आप मॉड किसको बोलोगे, दोनों को बोलोगे या इसको, इसके अकॉर्डिंग आप 4 को बोलोगे। क्लियर हो गया रिकेश। दो पिक मिल रहे हैं ना, 0.3 का 0.5 का, बाकी छोटे छोटे हैं 0.1 पॉइंट। तो हम तो वही 4 को बोले, हाँ 4 को बोलेंगे ना, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जहां पे मैक्सिमम हाइट हम उसको बोलेंगे। हम ऐसा नहीं कि हम दोनों को मॉडल बोल रहे हैं, इसलिए मैंने यूनि मॉडल और बाई मॉडल दोनों समझाया। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा सबसे पहला टारगेट होना चाहिए मॉड को पकड़ने का। तो मैं सबसे पहले मॉड को पकड़ रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो नंबर है यहाँ पे मॉड मिल रहा है, ये नंबर मॉड है। स्टूडेंट गलतियां क्या करते हैं ना, वो बोलते हैं ये मॉड है, नहीं। हम लोग मॉड किसका फाइंड आउट कर रहे हैं, हम लोग एक्स का मीन मीडियन मॉड फाइंड आउट कर रहे हैं, फंक्शन का मीन मीडियन मॉड फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं। हम लोग रैंडम वेरिएबल एक्स का मीन मीडियन मॉड फाइंड आउट कर रहे हैं और एक्स यहाँ पर, सो यहाँ पर होंगे मीन मीडियन मॉड। तो सर मीन मीडियन मॉड में मॉड मुझे मिल गया यहाँ पे, मॉड मुझे मिल गया यहाँ। अब मीडियन क्या होता है भैया, सर मीडियन एक्स की वो वैल्यू होगी जो दिए हुए ग्राफ को टू इक्वल पार्ट में ऐसे डिवाइड करे कि दोनों ही साइड इक्वल इक्वल एरिया हो। अब आपको यहां से देखकर ये समझ में आना चाहिए कि इन दोनों में से किस साइड में लेस एरिया है, किस साइड में मैक्सिमम एरिया है, ज्यादा एरिया। सर इस साइड में मुझे कम दिख रहा है और इस साइड में मुझे ज्यादा दिख रहा है। दोनों को इक्वल इक्वल बनाने के लिए, दोनों को इक्वल इक्वल बनाने के लिए मुझे एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा कि मैं इस साइड से थोड़ा सा कंपनसेट कर लेता हूँ, इस साइड में थोड़ा सा कंपनसेट कर लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कि अब इधर का एरिया और अप्रोक्सीमेटली इधर का एरिया दोनों सेम दिख रहा है। मतलब यहाँ पर जो पॉइंट मुझे मिलेगा दैट विल गिव द मीडियन। हमने पढ़ रखा है कि जो मीडियन होता है वो ऑलवेज मिडिल में होता है। तो आपको ये चीज अब बताना है कि जो मीन वैल्यू होगी वो मॉड के पहले होगी या मीडियन के बाद में होगी। मीन कहाँ पे होगा, मॉड के पहले होगा या मीडियन के बाद में, देख लो। मीडियन के बाद में होगा। तो सर ऑब्वियस सी बात है, जो थर्ड लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं वो थर्ड लाइन मीन वैल्यू की होगी। मैं बोलूंगा यहाँ पे मीन वैल्यू है, दिस इज फॉर मीन वैल्यू। अब आपको यहाँ पर बताना है कि मीन मीडियन मॉड में सबसे बड़ा कौन सा है, विच वन इज द लार्जेस्ट वन इन मीन मीडियन मॉड। ध्यान में रखेंगे,
जिनकी गलतियां होती हैं, इसलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, वरना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे जैसे नंबर लाइन पे हम आगे जाते हैं, नंबर लाइन है नहीं ये, तो नंबर लाइन पे जैसे जैसे आगे जाते हैं वैल्यूज इंक्रीज करती है। यहाँ पर जो वैल्यू है कम है, यहाँ पर वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पर वैल्यू और भी बड़ी होगी, और आगे जाएंगे और भी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। आगे जाते हैं नंबर लाइन पे तो वैल्यूज बड़ी होती जाती है। तो नंबर लाइन पे सबसे आगे कौन सा है? सर सबसे आगे मीन है, तो मीन सबसे बड़ा हो गया। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि मॉड जो है वो लेस देन मीडियन है, इज लेस देन मीन है। ऐसा सिनारियो यहाँ पे जनरेट हो रहा है। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हो रहा है सबको? यस। अब आप मुझे ये चीज बताएंगे, ये मोड वाला लाइन देख लो, उसके बाद डिसाइड करो कि किस साइड में ये अस्क्यूड है। अस्क्यूड मतलब तिरछा हो जाना। किस साइड में वो अस्क्यूड है? लेफ्ट साइड में अस्क्यूड है या राइट साइड में अस्क्यूड है? किस साइड में? अरे अस्क्यूड किस साइड में है? किस साइड में वो स्प्रीड हो चुका है? सब बोल रहे हैं लेफ्ट अस्क्यूड। कैसे लेफ्ट अस्क्यूड है भाई ये? चलो भाई आपके ऊपर छोड़ता हूँ फिर। ये चीजें तो इतनी, थोड़ा देख के आना। ठीक है, देख के आना किसको स्क्यूड बोलते हैं। ये लेफ्ट में है स्क्यूड या राइट में स्क्यूड है? किधर साइड वो लोग एक्सट्रीमली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, फैल चुका है, किस साइड में फैल चुका है? चलो एक और ग्राफ बना देता हूँ। गजब करते सभी एक्स है ये। ये अच्छा डायग्राम है। हाथ से डायग्राम बनाने में मुझे बड़ा प्रॉब्लम। Data is more scattered in right direction. So data is more scattered in right direction. So ये right skewed हुआ या left skewed हुआ? ये अगर डेटा राइट साइड में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो राइट स्क्यूड हुआ या लेफ्ट हुआ? राइट। ठीक है, चलो इसके लिए आप रिलेशन निकाल कर मुझे बताओ। मीन मीडियन मोड में, मीन मीडियन मोड में इसके लिए रिलेशन बताओ। इसका सेम होगा या ऑपोजिट होगा? थोड़ा सा डायग्राम अलग बना है, इग्नोर करना, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। सर इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। मैं इसमें लिख लूंगा मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मॉड। सो यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन में सिंपल सा चीजें आपको ध्यान में रख लेना है कि सर मीडियन ऑलवेज मिडिल में होगा, मीडियन ऑलवेज मिडिल में होगा, इतना ध्यान में रख लेना है। अब क्वेश्चंस पे आएंगे थोड़े। देखो क्वेश्चंस है सिविल इंजीनियरिंग 2018 का। ये राइट अस्क्यू लिखा है, वही चीजें मैं वहां पर समझा रहा था ना आपसे, यही तो पूछ रहा था ना वहां पे, किधर वो फैला हुआ है, किधर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है वो। सर राइट हैंड साइड में इस मीडियन वाली लाइन से इधर साइड में ज्यादा एरिया है, इधर ज्यादा हो रहा है। तो ये जो ग्राफ बना हुआ है वो राइट स्क्यूड है। दिस इज अ ग्राफ ऑफ राइट स्क्यूड। और जब हम ये वाले ग्राफ की बात करें ना तो सर इस साइड में ज्यादा एरिया दिख रहा है, तो ये वाला पोर्शन के अकॉर्डिंग ये जो हो जाएगा ना वो लेफ्ट स्क्यूड हो जाएगा, लेफ्ट स्क्यूड हो जाएगा। ठीक है, जब ये दोनों कवर किए ही हैं तो चलो एक और कवर कर लेते हैं। ये वाला ग्राफ बताओ कि अगर ये पॉइंट x इज इक्वल टू ए है तो मॉड कहाँ पे है? मॉड क्या होगा इसके लिए? अगर ये पॉइंट x इज इक्वल टू ए है तो मॉड क्या होगा? सर ए मॉड है। ओके, मीडियन क्या होगा इसके लिए?
मीडियन क्या होगा इसके लिए? सर सिमेट्रिक दिख रहा है, जैसा मुझे इधर दिख रहा है वैसा सेम टू सेम मुझे इधर ही दिख रहा है, सर मीडियन भी यही होगा। अगर मॉड और मीडियन दोनों एक ही जगह पे कोलैप्स कर चुका है, ये दोनों इक्वल हो गए, तो मीन भी कहां पर होगा? मीन भी सेम लिख दें, सब सेम होंगे। सो मीन मीडियन मॉड सिमेट्रिक फंक्शन है, मीन मीडियन मॉड तीनों एक ही जगह पे। क्वेश्चन पे जा रहे थे हम लोग। ये रहा क्वेश्चन, सिविल इंजीनियरिंग 2018 का 2 मार्क का क्वेश्चन है ये। करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, कुछ नहीं ध्यान में आया, मैंने मॉड का पिक पकड़ा, वहां से नीचे लाइन ड्रॉ करने आ गया, यहाँ पे मुझे मॉड मिल गया। इधर का एरिया कम लग रहा है, इधर का एरिया ज्यादा लग रहा है, जिधर एरिया ज्यादा लग रहा है उधर साइड में एक लाइन ड्रॉ कर लिया। मैंने बोला ये वाला जो पॉइंट होगा वो मीडियन का होगा। फिर हमने बोला कि मीडियन ऑलवेज मिडिल में होता है, मीडियन ऑलवेज मिडिल में होता है, तो मिडिल में मीडियन होने के कारण सर ऑब्वियसली मुझे इस साइड में मीन लेना पड़ेगा, यहाँ पे मीन हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, मीन इज इक्वल टू मॉड, नहीं वो अलग है। मीन इज ग्रेटर देन मीडियन बट लेस देन मॉड, सर मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मॉड बोथ, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मॉड बोथ, यस। मॉड इज ग्रेटर देन मीडियन, नो, सो देयर इज ओनली वन ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हियर। क्लियर हो गया सबको? देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इसमें कुछ है ही नहीं करने को, कॉन्सेप्ट पता होगा तो चलेगा, कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो कुछ नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है ये। बोल रहा है देयर इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑन द इंटरवल a, 1 is given by 1 by x square and outside this interval the value of function is 0, what is the value of a? 2016 का क्वेश्चन। एक फंक्शन दिया हुआ है f of x, प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो 1 by x स्क्वायर है, और ये x की वैल्यू a से लेकर 1 तक डिफाइन हो रहा है। मुझसे बोला कि अगर ये वैलिड प्रोबेबिलिटी फंक्शन है तो मुझे a की वैल्यू बताओ। क्या करना पड़ेगा मुझे? a की वैल्यू, वैलिड वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? डिस्क्रीट में भी करते थे ऐसी चीजें हम लोग, px इज इक्वल टू 1, सो हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन होगा सर? लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट 1 है, मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर का। ये इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आनी चाहिए वैलिड होने के लिए? 1, तो मैंने लिख लिया दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1, दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलिए जरा, व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर? इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं हम लोग, x रेज टू n का इंटीग्रेशन, सर x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स। सर मीन मीडियन में से कौन से आगे होगा ये कैसे पता चलेगा? ओके, फिर से मैं डिस्कस करता हूँ उसको, रुकना, फिर से समझने की कोशिश करना। मैं फिर से एक ग्राफ बना ले रहा हूँ यहाँ पे। हमारा टारगेट होगा सबसे पहले दिए हुए ग्राफ में मैक्सिमम हाइट को टारगेट करना। मैक्सिमम हाइट यहाँ पर है और उसके करस्पॉन्डिंग मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके नीचे एक पॉइंट लोकेट करेंगे। ये जो पॉइंट होगा हम उसको मॉड बोल दिया करेंगे। उसके बाद हम दोनों साइड के एरिया को ऑब्जर्वेशन देंगे कि किस साइड का एरिया ज्यादा है और किस साइड का एरिया कम है, किस साइड का एरिया कम है। मीडियन x की वो वैल्यू होती है जहां पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो वो पूरे दिए हुए एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेगा। ओके, तो मुझे इधर कम दिख रहा है, मुझे इक्वल इक्वल बनाने के लिए, मुझे इक्वल इक्वल बनाने के लिए ऑब्वियसली इस साइड में एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मुझे लगेगा कि सर इक्वल इक्वल एरिया हो जाएगा, इक्वल इक्वल एरिया हो जाएगा। अब इधर का एरिया और इधर का एरिया इक्वल इक्वल लगने लगा, तो मैं बोलूंगा यहाँ जो वैल्यूज मिला है ना वो वैल्यूज मीडियन की वैल्यू,
और हमने एक ही चीज अपने माइंड में रखा कि मीडियन जो होगा वो ऑलवेज मिडिल में होगा। किसके मिडिल में होगा सर? मॉड और मीन। एक साइड में, इस साइड में मॉड है तो दूसरे साइड में ही तो मीन होगा ना, इसी साइड में तो मीन होगा ना, मीन इस साइड में होगा। अब यहाँ पे आ गया मीन। नंबर लाइन पे हम जैसे जैसे आगे जाते हैं ना, वैल्यूज बढ़ती चली जाती है। जैसे कि आपने ध्यान दो सर, 0 यहाँ पे होता है, 1 यहाँ पे होता है, 2 यहाँ पे होता है, 3 यहाँ पे, आगे जाते हैं तो वैल्यूज बढ़ती चली जाती है। तो इन तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है सर? मीन। उसके बाद मीडियन। सबसे छोटी कौन सी हुई? मॉड। तो इस दिए हुए ग्राफ के लिए सबसे छोटी वैल्यू मॉड है और सबसे बड़ी वैल्यू मीन है। क्लियर हुआ? यस। चलो इसको सॉल्व कर लो। इंटीग्रेशन किया तो सर -1/x इंटीग्रेशन आ रहा है। लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट 1 है, इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। लिमिट को पुट करेंगे, अपना नेक्स्ट काम है लिमिट को पुट करना। लिमिट 1 पुट किया, -1, माइनस माइनस प्लस 1/a इज इक्वल टू 1। तो 1/a की जो वैल्यू हो गई 1 प्लस 1 2 हो गई। तो a की जो वैल्यू हो गई है वो 1/2 हो गई। a की वैल्यू 1/2 है, 0.5। क्लियर हुआ? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मतलब देखो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन ना बहुत आसान होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती अपने। अब ये देखो क्वेश्चन, सिविल इंजीनियरिंग 2018 का क्वेश्चन। इसमें भी बहुत सारे लोग ऐसी बेवकूफी करके आए थे कि सर मुझे समझ में नहीं आया क्या पूछे। भैया क्या समझ में नहीं आएगा इसमें? आप ये चीज मुझे बताओ कि इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, जहां पे फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है फंक्शन। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं a टू b के लिए, तो ये इंटीग्रेशन क्या बताता है मुझे? ये इंटीग्रेशन क्या बताता है मुझे? एरिया। एरिया है ना, इंटीग्रेशन एरिया बताता है। और हम वैलिड कब बोलते हैं? वैलिड कब बोलते हैं? जब ये एरिया कितना होना चाहिए सर? एरिया 1 होना चाहिए तो मैं वैलिड बोल दूंगा। अब सेम कॉन्सेप्ट भाई यहाँ पे लगाएंगे, सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लगाऊंगा। सर ये 3 लाइन बनी हुई है, उससे बोला है कि ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज शोन बिलो। यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो मैं बोलूंगा कि ये एरिया निकालो। उसके बाद ये वाला भी एरिया निकालो। उसके बाद ये वाला भी एरिया निकाल ले लो। इन तीनों ही एरिया को ऐड कर लेंगे तो ये तीनों एरिया को ऐड करने पे कितना आना चाहिए? सम ऑफ एरिया इज इक्वल टू कितने होने चाहिए? 1। क्या आप इस वाले का एरिया बता सकते हो? ट्रायंगल का एकदम आसान सा क्वेश्चन था भैया, ट्रायंगल बना हुआ है और ट्रायंगल का एरिया क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल का क्या एरिया बोलते हैं सर? ये अगर बेस है, ये अगर हाइट है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इससे आसान क्या पूछ सकता है भाई कोई? तो ये छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया सर हाफ इंटू बेस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना सर? 1 यूनिट। 1 लिखा। हाइट कितनी सर? ये हाइट कितनी? देखो यहाँ पर लिखा हुआ h, तो मैंने यहाँ पर h लिख ली। एक तो फर्स्ट का आ गया। सेकंड वाला देख लो सर, सेकंड वाले ट्रायंगल में इसके बीच का डिस्टेंस कितना सर? 1 से 2, डिस्टेंस 1 हो गया। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी? हाइट हो गया 2h प्लस हाफ इंटू थर्ड वाले पे सर फिर से बेस 1 है। हाइट कितनी है सर? 3h। 3h इन सबको आप ऐड करके बोलोगे 1 के इक्वल है। ऐड कीजिए, हाफ h प्लस h प्लस 3/2h। सो 3/2 प्लस 1/2, 4/2, 4/2 इट मीन्स 2, 2 प्लस 1 सर 3h आ गया। 3h की वैल्यू 1, h की वैल्यू कितनी? 1/3। h की वैल्यू कितनी? 1/3। देखो ये h/2 है, ये 3h/2 है। h/2 प्लस 3h/2 4h/2 दैट इज 2h। और ये h 3h, 3h की वैल्यू 1, h की वैल्यू 1/3। क्लियर हुआ सबको? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले ना मैं कुछ चीजें और डिस्कस करूंगा अभी।
Question: which one of the following is a valid probability density function? इनमें से एक कौन सा वैलिड डेंसिटी फंक्शन है? कौन सा वैलिड है भाई इसमें से? एरिया सबका वन दिया हुआ है, एरिया सबका वन दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। चलो यहाँ पर एरिया वन में नहीं लिख सकता क्योंकि ग्राफ के अकॉर्डिंग कुछ वैसा दिख नहीं रहा है, बाकी सब में तो एरिया वन दिख सकता है, इसमें नहीं दिखेगा वैसा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा ना कि इस इंटरवल में मुझे एक्स एक्सिस के नीचे कुछ दिख रहा है, और एक्स एक्सिस के नीचे दिख रहा है मतलब सर एरिया तो पॉजिटिव होता है लेकिन इंटीग्रेशन निगेटिव हो जाएगा। यहाँ से जो मुझे इंटीग्रेशन मिलेगा वो निगेटिव वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या प्रोबेबिलिटी निगेटिव हो सकती है? क्या प्रोबेबिलिटी निगेटिव हो सकता है? नहीं, तो सर ये गलत हो गया। सर ये ग्राफ तो पूरा का पूरा नीचे है, ये ग्राफ तो पूरा का पूरा नीचे है, यहाँ तो एरिया वन है ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन कितना आएगा? सर इंटीग्रेशन लेस देन 0 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी निगेटिव हो नहीं सकता सर, ये भी नहीं है। ये वाला एक्स एक्सिस के ऊपर है, एरिया वन है, यस ये वैलिड है। यहाँ पर कुछ पार्ट ऊपर है कुछ पार्ट नीचे है, सर ये वैलिड नहीं है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, टू बी अ वैलिड प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो एफ एक्स होना चाहिए, जो एफ एक्स होना चाहिए वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं उस इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 निकल के आनी चाहिए। दो चीजें यहाँ पर अप्लाई होंगी। जैसे वहां पर हम लोग बोलते थे ना डिस्क्रीट में कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, उसी तरह कंटिन्यूअस में फंक्शन ऑलवेज एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। एक्स एक्सिस को टच कर ले कोई बात नहीं, लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर, नीचे नहीं आना चाहिए। नीचे आ गया तो प्रोबेबिलिटी निगेटिव देगा और वो वैलिड है नहीं। नो, दिस वन हमसे मीन वैल्यू पूछा है भाई। मीन वैल्यू का फार्मूला मैंने आपको बता रखा है, फंक्शन दे रखा है, ट्राई कीजिए खुद से। सिविल इंजीनियरिंग 2015 का क्वेश्चन है, सेकेंड पेपर का। फंक्शन दे रखा है, मीन वैल्यू पूछा है, इंटरवल भी दे रखा है 0 to 2, अदरवाइज 0 है, सो अदरवाइज पे अपने को फोकस नहीं करना, खुद से सॉल्व करो। मीन वैल्यू मतलब एक्सपेक्टेशन, और एक्सपेक्टेशन मतलब इंटीग्रेशन एक्स एफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2, 0 to 2, 0 to 2 के इंटरवल के लिए फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन लिखिए यहाँ पर, मल्टीपल कीजिए, सेपरेट कीजिए, इंटीग्रेशन कर लीजिए। 2 आ रही, इतना फास्ट कैलकुलेशन भाई, गजब। 0 to 2 एक्स मल्टीपल करेंगे यहाँ पर, सर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 0 to 2 मल्टीपल किया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 dx।
इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स रेज टू 4 का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 5 अपॉन 5, सो ये बन जाएंगे 20। मुझे लिमिट पुट करना है 0 टू 2। जब मैं 2 पुट करूंगा 2 का क्यूब 8, 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 पुट करूंगा तो 32, 32 डिवाइडेड बाई 20, 0 पुट करेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा। सो ये बन रहे हैं 8/3 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 10 1.6। आप ऐसे फैक्टर में रख लो तो सॉल्व करना थोड़ा इजी दिखेगा। सो ये बन जाएंगे 16/10 दैट इज 8/5। 8/5 एलसीएम ले लो मेरे भाई, एलसीएम ले लिया, 15 एलसीएम आगे 5 8 40 माइनस 24 16 अपॉन 15 आंसर आ गया है ना। सिंपल से क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन आता हो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ दिस वन, लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज अ रैंडम वेरिएबल विद डेंसिटी फंक्शन। दिस वन डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चंस को आगे पढ़कर आप मुझे बताइए कि इस फंक्शन के लिए x की वैल्यू कहां से कहां तक है। दिए हुए फंक्शन का क्वेश्चंस पढ़कर बताइए x की वैल्यू कहां से कहां तक है। वन टू टू मिनिमम लाइफ टाइम इज 1 ईयर एंड मैक्सिमम लाइफ टाइम इज 2 ईयर, सो 1 to 2 है। अब मुझसे पूछा है के, सर के है कहां पे, ये रहा के, तो इस के को निकालने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, क्या यूज करना, कैसे निकालूं मैं के को, कैसे निकालें के को भाई बोलिए। p is equal to 1, so इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, जो भी टाइम लिमिट दिया हुआ, जो भी इंटरवल दिया हुआ उसी में इंटीग्रेशन होगा। फंक्शन है k x स्क्वायर, सो के एक्स स्क्वायर डी, और ये इंटीग्रेशन 1 आना चाहिए। इंटीग्रेट करो, के की वैल्यू निकालो। चलो रूम नाम ने आंसर दे दिया 3/7। देखते हैं सर, के एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, लिमिट इज फ्रॉम 1 to 2 एंड इट इज इक्वल टू 1। के लिमिट पुट कर रहे हैं, 2 पुट किया 2 का क्यूब 8, सो 8/3 माइनस 1 पुट किया 1/3 इज इक्वल टू 1। के 8/3 minus 1/3 it is 7 divided by 3 is equal to 1, that imply k की जो वैल्यू है वो 3 divided by 7 है। k की वैल्यू 3 divided by 7 है। क्लियर हो गया सबको? यस। नाउ दिस क्वेश्चन, ऐसे फालतू के क्वेश्चन पता नहीं क्यों पूछते थे एग्जाम में। एक फंक्शन दे दिया f of x equal to a plus bx, इंटरवल भी दे दिया 0 to 1। हमसे पूछा है कि वैलिड डेंसिटी फंक्शन होने के लिए a एंड b की कौन सी वैल्यू होगी। खुद से बताओ भाई, अब ये सब क्वेश्चन में क्या मैं डिस्कस करूं। दो वेरिएबल है सर, दो वेरिएबल के लिए दो रिलेशन देने चाहिए था, लेकिन दो रिलेशन है नहीं, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या करो, सिंपल ध्यान में रखना है, वैलिड के लिए इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1, दिए हुए इंटरवल में इंटीग्रेशन करूं तो 1 आना चाहिए। बी आ रहा है, रिकेश का बी आ रहा है। चलो देखते हैं सर, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है। 0 to 1 के लिए, 0 to 1 के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। फंक्शन है a plus bx, और इसका इंटीग्रेशन करने के बाद वैलिड होने के लिए 1 आना चाहिए। सर इंटीग्रेशन किया ax plus b x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फ्रॉम 0 to 1 इज इक्वल टू 1। 1 पुट किया सर a, 1 पुट किया b डिवाइडेड बाई 2, 0 पुट किया तो 0 हो जाए। a प्लस b/2 की वैल्यू 1 के इक्वल है। अब सर एक इक्वेशन से तो मैं दोनों वैल्यूज निकाल नहीं सकता, दूसरा इक्वेशन होता तभी निकालता, लेकिन ऑप्शन दिए हुए हैं इसलिए मैं इसको सॉल्व कर पा रहा हूँ। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 4 चलेगा नहीं, a की वैल्यू 0.5 b की वैल्यू 1 लोगे तो हाँ सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर।
0 और 1 पुट करोगे नहीं होगा, 1 एंड -1 पुट करोगे तब पर भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स व्हाई वी आर गिविंग द आंसर। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है। गेट 2006 का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का ये क्वेश्चन रहा है। प्रोबेबिलिटी फंक्शंस मॉड के टर्म्स में दिए हुए कि px जो है वो k टाइम्स e रेज टू माइनस अल्फा टाइम्स मॉड x है, जहां पे x के बारे में बोला है कि x इज वेरिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। हमने कंटिन्यूटी पढ़ा, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा, उन सभी जगह पे मैंने मॉड x के बारे में बताया है कि मॉड x को हम ब्रेक कैसे करते हैं। तो मैं मॉड x को उस पॉइंट पे ब्रेक करूंगा जहां पे अंदर का टर्म 0 होगा। सर 0 पे ब्रेक करेंगे। सो x लेस देन इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको बताना है यहाँ पे मैं प्लस x लिखूं या माइनस x लिखूं, क्या लिखेंगे यहाँ पे? माइनस x। सिमिलरली यहाँ पे सर x हो जाएगा, है ना। तो जब मैं इंटीग्रेशन करने के लिए जाऊंगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, पी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, तो मैं इस टर्म्स का ध्यान में रखूंगा कि हमारा मॉडुलस फंक्शन होने के कारण हमें इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस इंफिनिटी से 0 और 0 से लेकर इंफिनिटी तक। तो मैं माइनस इंफिनिटी से 0 पहले लिख रहा हूँ, के ई रेज टू माइनस अल्फा टाइम्स मॉड एक्स माइनस इंफिनिटी से 0 के लिए माइनस एक्स बन रहा है। तो ये जो मॉड एक्स है माइनस एक्स बनेगा, तो माइनस माइनस प्लस एक्स dx बन गया, प्लस मुझे 0 से इंटीग्रेशन स्टार्ट करके इंफिनिटी तक लेके जाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर k लिखा है, e रेज टू, सर अल्फा माइनस अल्फा है यहाँ पे और मॉड x है, 0 टू इंफिनिटी के लिए ये x है, तो मैंने माइनस अल्फा एक्स dx लिख लिया। ओके, और इसकी वैल्यू 1 है। अब इसके बाद का इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन आपको पता होगा, e रेज टू एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर e रेज टू एक्स dx का इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स डिवाइडेड बाई a होता है। यूज करो, बताओ इनमें से कौन सा आंसर है? सी। ठीक है, सॉल्व करोगे के की वैल्यू 0.5 अल्फा आ जाएगी। के ई रेज टू अल्फा एक्स अपॉन अल्फा माइनस इंफिनिटी टू 0 प्लस के ई रेज टू माइनस अल्फा एक्स अपॉन माइनस अल्फा 0 टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करने के लिए ना मुझे ये डिफाइन करना पड़ेगा कि अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। 0 पुट करेंगे तो सर के बाई अल्फा आएगा, माइनस लोअर लिमिट जब x की वैल्यू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी यहाँ पे पुट करोगे तो k टाइम्स e रेज टू माइनस इंफिनिटी अपॉन अल्फा बनेगा। देखो अगर मैं अल्फा निगेटिव ले लूंगा तो माइनस माइनस प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला अल्फा 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, यहाँ पे इंफिनिटी पुट करते हैं, के ई रेज टू माइनस इंफिनिटी अपॉन माइनस अल्फा माइनस 0 पुट करते हैं, कि e raised to 0 is 1 upon minus alpha is equal to 1। e raised to minus infinity की वैल्यू 0 होती है, so this is k upon alpha प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, so again k upon alpha is equal to 1। that imply 2k upon alpha की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो k की वैल्यू हो गई अल्फा अपॉन 2 that is equal to 0.5 अल्फा। k की वैल्यू 0.5 अल्फा होगी। क्लियर होगा सबको?
यस चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। मैकेनिकल 2006 का क्या पूछा है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए मुझे पहले फर्स्ट मोमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे सेकेंड मोमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन। कर लोगे खुद से? इंटीग्रेशन ही तो करना है, करना क्या है अपने को? इंटीग्रेशन ही तो करना है। ईटी सॉल्व करेंगे सर, -1 to 0 टी एफ टी डी टी प्लस 0 to 1, क्योंकि दूसरा इंटरवल 0 to 1 है, 0 to 1 टी एफ टी डी टी। ऐसा करेंगे। जब ई टी स्क्वायर लिखेंगे तो सेम -1 to 0 टी स्क्वायर एफ टी डी टी एंड प्लस सर 0 to 1 टी स्क्वायर एफ टी डी टी, ऐसा लिखेंगे। फिर वेरिएंस क्या लिखेंगे सर? वेरिएंस इज ई टी स्क्वायर माइनस ई टी होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डिविजन क्या बोलेंगे सर? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। कर लोगे? इंटीग्रेशन करना, मैं टाइम लॉस नहीं करना चाहता, कुछ तो प्रैक्टिस कर लोगे खुद से। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। बार बार जो हम स्टार्टिंग में क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें ये वर्ड आ रहा था यूनिफॉर्म। ओके, अब इसको समझते हैं पहले। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब एक समान। किसी भी, जैसे कि मैं लिखूं एक एक्स रैंडम वेरिएबल, पहले डिस्क्रीट में यूनिफॉर्म समझ लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यूअस में यूनिफॉर्म समझ लेंगे। एक्स इक्वल टू एक्स आई है, इसके कुछ इवेंट्स हैं, x1 x2 x3, इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी दी हुई है। यूनिफॉर्म होने के लिए इन सब की प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म होने के लिए इन सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए सर? इक्वल इक्वल होनी चाहिए, 1/3 1/3 1/3। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी 1 हो गया। अब यही चीज मुझे कंटिन्यूअस के टर्म में समझना है। क्या ये नंबर कांस्टेंट हो गया, मतलब फिक्स हो गया कि 1/3 है? इट मींस अगर मैं कंटिन्यूअस की मैं बात करूं तो कंटिन्यूअस वाले में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम तब बोलते हैं जब दिया हुआ फंक्शन इटसेल्फ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। ये रहा प्रोबेबिलिटी फंक्शन। लेट से ये किसी इंटरवल a, b में डिफाइन कर रहा है। ये यूनिफॉर्म है क्योंकि कांस्टेंट है, और ये a, b में डिफाइन कर रहा है। आप मुझे बताएंगे कि इसकी विड्थ कितनी है? व्हाट इज द विड्थ ऑफ दिस वन? विड्थ बताइए। विड्थ b माइनस a के इक्वल है। अब आपको मुझे ये चीज बताना है कि एरिया इज इक्वल टू 1 होने के लिए, एरिया इज इक्वल टू 1 होने के लिए इसकी ये जो हाइट है वो हाइट कितना होनी चाहिए? ये हाइट कितनी होनी चाहिए? एरिया 1 होने के लिए हाइट कितना होना चाहिए सर? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज विड्थ इनटू हाइट। सो अगर विड्थ 1 b माइनस ए है तो हाइट 1/b माइनस ए होगा, तभी तो एरिया 1 हो जाएगा। सो यहाँ पर जो फंक्शंस बनते हैं f ऑफ x, वो बनते हैं 1/b माइनस ए for a is less than equal to x is less than equal to b. Okay. Now, अब हम लोग फर्स्ट इसमें बात करेंगे कि सर मीन वैल्यू कितनी होगी। मीन कितना होगा, एक्सपेक्टेशन कितना होगा, ई एक्स कितने होंगे? तो सर एक्सपेक्टेशन का फार्मूला साइड में एक बार लिख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कितना है, अगर कुछ डाउट हो रहा है तो। एक्सपेक्टेशन का फार्मूला है ई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स एफ एक्स। एफ एक्स क्या है? 1/b माइनस ए dx। x की वैल्यू a से लेकर b तक जा रही है, तो x का इंटीग्रेशन x²/2, x का इंटीग्रेशन x²/2, तो मैंने लिख लिया x²/2। लोअर लिमिट a, अपर लिमिट b, पुट कर लीजिए लिमिट। सर 1/b माइनस a, अपर लिमिट सो b²/2 माइनस लोअर लिमिट a²/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 आएगा क्या? a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अगर मैं आपसे इसी के लिए पूछ दूं व्हाट इज सेकेंड मोमेंट, सेकेंड मोमेंट क्या है?
देखो सर, सेकेंड मोमेंट सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पर स्क्वायर लिखेंगे, ये इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 देगा, तो यहाँ पर बी क्यूब माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री देंगे, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 1 बाई बी माइनस ए टाइम्स बी क्यूब माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाई 3। आपको ये फॉर्मूला पता होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैसे लिखते हैं, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी से तो लेक्चर स्टार्ट किया था अपना बेसिक में, सेम यूज आ रहा है यहाँ पर। बी माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। सो सेम मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। देखो याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, मीन वैल्यू तो एकदम पता चल गया कि सर इंटरवल का एंड पॉइंट जो दोनों हैं उन दोनों को ऐड कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, मतलब मिड पॉइंट जो है वो मीन वैल्यू दे रहा है। जब हम सेकंड वाले पे गए, तो सेकंड वाले पे जब हम जाएंगे सेकंड मोमेंट पे, तो सर देयर विल बी 3 टर्म्स, 1 2 3 डिवाइडेड बाई 3, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। अब हम लोग जाते हैं वेरिएंस पे, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा, तो सर वेरिएंस निकालने के लिए हम लोग यही तो करते आए हैं, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर। तो ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 है, माइनस मीन वैल्यू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएंगे ये। सर एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 12, तो 4 a स्क्वायर प्लस 4 ए बी प्लस 4 बी स्क्वायर माइनस इस साइड में 3 मल्टीपल हो जाएगा, 3a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वायर। अब देख लो भाई, 4a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इट इज a स्क्वायर, 4ab माइनस 6ab इट इज माइनस 2ab, 4b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इज प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 हो गया। दिस इज नथिंग बट a माइनस b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। इसी को मैं लिख लेता हूँ b माइनस एट डिवाइडेड b माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। ऐसा लिखने का रीजन मेरा ये है क्योंकि b इज अ बिगर नंबर देन a, सो ऐसा लिखना ज्यादा अच्छा दिख रहा है। मैंने लिख लिया b माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। अगर मैं सर मीन को ओरिजिन से बताएंगे ना, मीन को ओरिजिन से कहने का मतलब क्या हुआ रिकेश, कि ओरिजिन से हम लोग बोलेंगे मीन इज फर्स्ट मोमेंट अबाउट द ओरिजिन, मीन इज फर्स्ट मोमेंट अबाउट द ओरिजिन। हाँ, यहाँ पर आ गया अब स्टैंडर्ड डेविएशन। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। इसको तो पहले आप b माइनस ए लिख लो, b बड़ा है a छोटा है, तो ये नंबर पॉजिटिव ही रहेंगे, इसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसका स्क्वायर रूट सर 2√3। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज b माइनस ए अपॉन 2√3। देखो ये याद में रखना, ये याद में रखना, ये याद में रखना, इसको याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि इससे हम इसको तो कैलकुलेट कर ही लेते हैं। अब हम लोग आते हैं मीडियन एंड मोड पे। फिफ्थ वन, मीडियन। चलो कैलकुलेशन करने से अच्छा है मैं ये चीज ग्राफ से ऑब्जर्व कर लूं कि वो पॉइंट बता दो जो पूरे एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेगा। मुझे x की वो वैल्यू बता दो जो पूरे एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड, सिमेट्रिक है इसलिए मुझे डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर ये वाला पॉइंट होगा जो पूरे एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दो क्या हो जाएगा, गलत हो गया, बोलिए क्या है, फिर से सोचिए। अरे भाई इतना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों ने पढ़ रखा है, अगर ये पॉइंट
a कॉमा 0 है, ये पॉइंट b कॉमा 0 है, तो इसका मिडिल वाला पॉइंट क्या होगा? सर मिड पॉइंट फार्मूला कहता है x इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 0। x की वैल्यू क्या है? a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में ये काम भी कर सकता है कि वो आपको क्वेश्चंस में मीन वैल्यू दे दिया और आपसे पूछ दिया व्हाट इज मीडियन। तो सर हमें ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है कि मीन वैल्यू एंड मीडियन बोथ आर सेम फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियन एंड मीन वैल्यू दोनों के दोनों इक्वल होते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब छोटी छोटी चीजें हमें पकड़ के रखनी है। 6(1) मॉड, हमें वो पॉइंट बताइए जहां पे इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है इन द इंटरवल a कॉमा b। किस पॉइंट पे मैक्सिमम है? सर यूनिफॉर्म है, हर जगह पे एक समान है, मैक्सिमम कहाँ होगा? मैं इसके लिए अगर मैं मॉड पूछूं तो आप इसके लिए मॉड क्या बोलोगे? कौन सी वैल्यू मॉड है? x1 x2 या x3 या तीनों? ऑल थ्री आर मॉड और जस्ट x1 x2 और x3? सर सब जगह इक्वल इक्वल है तो मैं तीनों को मॉड बोलूंगा। इट मींस ऐसे वाले केस में यूनिफॉर्म में बोलेंगे एनी वैल्यू इन द इंटरवल a कॉमा b। a कॉमा b के इंटरवल में जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको मैं मॉड में कंसीडर कर लूंगा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो यहाँ पे खत्म हुआ। अब देखो जो बताने लायक चीज है ना, जिससे कि हम क्वेश्चंस को आसानी से कर पाते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में, हमें उन चीजों को समझने की जरूरत है। लेट से एक क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ कि वो मुझसे बोला देयर इज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन द इंटरवल 1,1,5। जस्ट लेट मी नो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी हाइट कितनी होगी? तुरंत जवाब आना चाहिए भाई ये सब। अगर कोई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 1 to 5 के बीच में, तो इसका विड्थ हो गया 4, हाइट होगी 1/4। मुझसे पूछ दिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर 2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 4। 2 से 4 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, ध्यान से समझना कि सर 2 से 4 के लिए पूछा है, मतलब ये 2 से 4 के बीच का एरिया पूछा है। 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, इसकी विड्थ कितनी होगी? 2 और 4 के बीच की विड्थ कितनी होगी? सर विड्थ 2 हो गया। मुझे इसके बीच का एरिया पूछा है, मुझे इसका एरिया पूछा है। सर अभी भी तो रेक्टेंगल वाला ही कॉन्सेप्ट रहेगा एरिया निकालने के लिए, तो विड्थ इंटू हाइट, 2 इंटू 1/4, एरिया इज 1/2, आंसर आ गया। तो इंटीग्रेशन वगैरह करने से हम बच गए, थोड़ा सा टाइम 10-15 सेकंड का बच गया अगर मैं यूनिफॉर्म में ऐसे कॉन्सेप्ट पे चला जाता। क्योंकि यूनिफॉर्म में ऑलवेज रेक्टेंगल टाइप का ही बनेगा, रेक्टेंगल बनाए, स्क्वायर बनाए, जो भी बनाना है। तो हम तो विद इनटू हाइट करके एरिया निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन बच जाएगा अपना टाइम, इंटीग्रेशन लिखने में, उसको सॉल्व करने में वो टाइम बच जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग 2008, पेन नहीं चलाना है। स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल बिटवीन 0 and 1। ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा है, क्या होगा? आगे आंसर। सर वेरिएंस के बारे में हमने पढ़ा, b माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 0, तो यहाँ पर ये मिल गया मुझे 1/12। तो स्टैंडर्ड डिवीजन कितने हो जाएंगे? सर 1/√12। फिनिश हो गया क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं ये सब क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन देखो। x is a uniformly distributed random variable that takes values between 0 to 1। पूछा है थर्ड मोमेंट क्या होगा, पहली बार कुछ ऐसा पूछा है, थर्ड मोमेंट क्या होगा? तो आप मुझे पहले बताएंगे कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या बनेगा। फंक्शन बताइए क्या होगा अगर यूनिफॉर्म है 0 to 1 के बीच में। a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है, तो फंक्शन क्या बनेगा? सर फंक्शन इज 1/b माइनस ए। सो 1/b माइनस ए करेंगे तो 1 आएगा, और इंटरवल 0 to 1 के बीच में। मुझसे थर्ड मोमेंट पूछा है, e x क्यूब पूछा है,
तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन, जो इंटरवल है उसमें जो यहाँ पे है वही लिख लेते हैं एक्स क्यूब, मुझे फंक्शन लिखना है एफ एक्स डी एक्स। दिए हुए इंटरवल में फंक्शन क्या है सर, फंक्शन 1 है, तो ये बच गया एक्स क्यूब डी एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे 1/4 आ जाएगा, आ गया आपका आंसर। हाँ, सपोज यू ब्रेक अ स्टिक ऑफ यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ का स्टिक है, a point is chosen uniformly at random, then the expected length of shorter stick is, एक पॉइंट में इस पे रेंडमली सिलेक्ट करता हूं, तो शॉर्टर वाले स्टिक की लेंथ कितनी होगी, शॉर्टर वाले स्टिक की लेंथ कितनी होगी। अगर ये पूरा लेंथ 1 यूनिट है, यहां से x है, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स होगा। अब आपको बताना है एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ शॉर्टर स्टिक, एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ शॉर्टर स्टिक कैसे सॉल्व करें। देखो बहुत ही आसान तरीका, सर ये 0 है, ये 1 है, मुझे वो पॉइंट पहले बता दो जहां पे मैं थोड़ा सा भी चेंज करूं तो एक साइड बड़ा हो जाएगा और एक साइड छोटा हो जाएगा। पहले मुझे वो वाला पॉइंट बता कि वो पॉइंट कौन सा है जहां पर मैं थोड़ा सा चेंज करूं तो सर लेफ्ट राइट में बड़ा छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। 0.5 है ना, मैं अगर इसको थोड़ा इधर कर दिया तो सर इधर बड़ा हो जाएगा और इधर छोटा हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा कुछ ऐसा कि आइदर मैं बोल दूं कि 0 से स्टार्ट कर लो, कहां तक जाओ, 0 से स्टार्ट करो कहां तक जाओ, सर 0 से स्टार्ट करेंगे 0.5 के ओपन इंटरवल तक जाओ, या फिर आप 0.5 के ओपन इंटरवल से स्टार्ट करो और 1 तक जाओ। शॉर्टर लेंथ आइदर ये है या फिर ये है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, व्हाट इज द लेंथ हियर, लेस देन 0.5, what is the length here, so length is less than 0.5, what will be the expected length, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कोई इंटरवल ए से बी तक जाता है मतलब इसका लेंथ टोटल है बी माइनस ए। हम मीन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या कर रहे थे, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर लेंथ पूछा है, वो इंटरवल का मीन वैल्यू नहीं पूछा, लेंथ का मीन वैल्यू पूछा है। तो लेंथ तो सर 0.5 है, तो लेंथ का मीन वैल्यू कितना होगा, एवरेज कितना बोलेंगे, 0.5 डिवाइडेड बाई 2 बोले, 0.5 डिवाइडेड बाई 2 बोले, यस। तो शॉर्टर स्टिक का लेंथ हो गया 1/4, ये हो गया लॉजिकली। अब इसको तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आता है। लेंथ ऑफ शॉर्टर स्टिक इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, मैंने उसको प्रोबेबिलिटी फंक्शन बना लिया, और वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन कुछ ऐसे बन रहे हैं k टाइम्स 1 माइनस एक्स। आप शॉर्टर स्टिक होने के लिए x की वैल्यूज कहां से कहां तक वेरी करेगी, टोटल लेंथ है 1, शॉर्टर स्टिक होने के लिए x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, या फिर 1 माइनस एक्स ही क्यों, मैं सिर्फ x लिख लेता हूँ, मैं सिर्फ x लिख लेता हूँ, मुझे x की वो वैल्यू बता दो जिसके लिए ये शॉर्टर लेंथ होगा। 0 to 0.5, 0 to 0.5, अगर 0 to 0.5 के लिए शॉर्टर है, क्या k की वैल्यू निकाल सकते हैं, सर 0 से 1/2 तक प्रोबेबिलिटी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और ये इंटीग्रेशन 1 के इक्वल आना चाहिए, k एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 dx इज इक्वल टू 1। सॉल्व करके देख लेना क्या आ रहा है, चेक कर लेना, फिर उसके बाद k निकलेगा, फिर एक्सपेक्टेशन निकालोगे, उसको चेक करोगे कितना आ रहा है। एक तरीका तो ये हो गया, इतने में लेंथी कैलकुलेशन पे जाते नहीं, लॉजिकली समझ में आ जाता है, तो चीजों को क्लियर कर लेना चाहिए। 0 to 1 है, एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा, सर छोटे वाले का एवरेज वैल्यू मिडिल में आएगा 0.25, लेंथ 1/4। फालतू की क्वेश्चन पेन नहीं चलाएगा, डायरेक्टली आंसर देगा कोई भी।
2 से 4 के लिए प्रोबेबिलिटी पूछा है, यूनिफॉर्म है, क्वेश्चन देखकर पता चल गया, कांस्टेंट है ये, 0 to 5 में कांस्टेंट है ये। आंसर बता दीजिए डायरेक्टली, पेन नहीं चलाना है अभी। अभी तो कराया ये क्वेश्चन। कितनी विद है? नहीं समझ में आया। विद कितनी है? 2। विद हो गई 2। हाइट कितनी है? 1/5। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी उसके लिए? प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी सर? एरिया, एरिया कितना हो गया? विद इंटू हाइट, 2 इंटू 1/5। आंसर कितने हो गए? 0.4। फिनिश हो गया। चलो, ये यूनिफॉर्म है क्या? पहले ये क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ये यूनिफॉर्म है? क्या ये यूनिफॉर्म है? बोल रहे हैं यस। अगर ये यूनिफॉर्म होता मेरे भाई तो सब जगह एक ही नंबर होते ना। ये पीस वाइज यूनिफॉर्म है, टुकड़े टुकड़े में यूनिफॉर्म है। मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 का मतलब क्या होगा सर? -1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ -1 से 1 के इंटरवल में, यहाँ पे मैं -1 लेता हूँ, यहाँ पे मैं 1 लेता हूँ, इस इंटरवल में हाइट कितनी है इसकी? इसकी हाइट है 0.2। 0.2। ओके, ये वाला पार्ट। एरिया कितना देगा सर? विद इंटू हाइट। इसकी विद कितनी हुई है? 2। हाइट कितनी है? 0.2। तो ये जो एरिया देगा वो कितना देगा सर? 0.4 एरिया देगा, है ना। ये सब छोटी छोटी चीजें मैं अननेसेसरी बता रहा हूँ आपको, ताकि क्लियर रहे कि कभी भी क्वेश्चन कुछ दूसरे चीज पूछते हैं तो वो क्या बनेगा। सेकेंड वाला देखो सर, ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इक्वल टू 4। मॉड एक्स की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 4 होती है तो मैं इसमें -4 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4 ऐसा लिखूंगा। लेकिन मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी बोला है। मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ कि सर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो एंड एक्स की वैल्यू लेस देन -1 भी होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू लेस देन -1, इट मीन्स हम लोग इस इंटरवल का मतलब क्या समझ रहे हैं कि -4 से लेकर 1 तक जा रहे हैं एंड -1, 4 से -1 तक जा रहे हैं एंड -1 से कहां तक? -1 नहीं, +1। 1 से लेकर कहां तक जाएंगे? x ग्रेटर देन 1 है ना, तो 1 से लेकर कहां तक जाएंगे? 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है इसलिए इक्वलिटी हटा देते हैं। 1 से लेकर 4 तक, तो देख लो सर 1 से 4 तक हाइट कितनी है? 0.1। 1 से लेकर 4 तक हाइट कितनी है? 0.1। -1 से पहले चले जाइए, कहाँ तक जाना है? -1 से -4 तक। यहाँ पे हाइट जो है वो 0.1 है, ऐसा है। ये फंक्शन बन रहा है। मैं ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सर वैलिड कैसे हुआ, इसलिए मैं सम ऑफ द एरिया दिखाना चाह रहा था और कुछ नहीं। इसकी विड्थ कितनी हुई? 3। हाइट कितनी है? 0.1। एरिया कितना हुआ? 0.3। ये विड्थ कितनी है सर? 3। हाइट कितनी है? 0.1। तो ये एरिया कितना हो जाएगा? फिर ये एरिया भी 0.3 हो जाएगा। ऐड कर लो 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.3, कितने हो गए टोटल एरिया? 1 हो गए। वैलिड हो गया, वैलिड हो गया, है ना। अब मुझसे क्वेश्चन तो काफी आसान था, क्वेश्चन में तो मुझे कुछ करना ही नहीं था। क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी पूछा था 0.5 से 5 के लिए, मुझे ये सब कुछ करना नहीं था, ये तो जस्ट मैं ऐसे टाइम पास कर रहा था आपके लिए। इंटीग्रेशन करना है 0.5 से 5 तक, इंटरवल देखो और इंटरवल को देखकर मुझे बताओ कि हम 0.5 से कहां तक पहले जाना पसंद करेंगे, एक्स की किस वैल्यू तक जाना पसंद करेंगे, इस इंटरवल को देखकर बताओ। 0.5 से स्टार्ट करके मैं एक्स की किस वैल्यू तक जाऊं? हाँ,
इस इंटरवल को देखो, x की किस वैल्यू तक जाएंगे। अगर मुझे यहाँ पर इंटीग्रेशन पूछा है 0.5 से 5 तक f ऑफ x dx का, ये प्रोबेबिलिटी हो गई। इस इंटीग्रेशन को मुझे करना है तो मैं दिए हुए फंक्शन के अकॉर्डिंग लोअर लिमिट 0.5 से स्टार्ट करके कहां तक जाऊं। ये इंटरवल में कहां तक है, 1 तक, तो 0.2 dx प्लस दूसरा इंटरवल कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, कहां तक जाएंगे, 5 तक जाना है। दूसरा इंटरवल कहां तक लेके जाएगा मुझे, 4 तक, तो 1 to 4, उसके लिए फंक्शन कितने हैं, 0.1, सो 0.1 dx। थर्ड वाला इंटरवल क्या है सर, 4 से लेकर 5 तक, ये कहाँ आएंगे सर, 1 to 4 में नहीं आएंगे, लेस देन इक्वल टू 1 में नहीं आएंगे, तो किस में आएंगे, अदरवाइज वाले, उसमें क्या है, 0, सर 0 dx। अब इसको सॉल्व कर लो, 0.2 हाइट 0.5, सो 0.2 इंटू 0.5 प्लस 0.1 हाइट 3, 0.1 इंटू 3 प्लस 0, कितने बन गए ये, 0.1 प्लस 0.3, ये बन गया 0.4, आंसर इज 0.4। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, जिस किसी भी बुक को फॉलो कर रहे हो उसमें जितने भी क्वेश्चन कंटिन्यूअस से आपको दिखते हैं उसको सॉल्व करो। नॉर्मल वगैरह भी ये सब टच मत करना, एक्सपोनेंशियल टच मत करना, बाकी जो क्वेश्चंस आपको दिखते हैं धीरे धीरे जब चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपसे सॉल्व होते जाएगा। ठीक है सर, और क्वेश्चन भेज दीजिए प्लीज। ठीक है, भेज देंगे भाई, और भी क्वेश्चन भेज देंगे। किसका चाहिए, प्रोबेबिलिटी का चाहिए क्वेश्चन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का चाहिए, किसका क्वेश्चन भेजूं, एप्टीट्यूड वाले प्रोबेबिलिटी का भेज दूं, सबका। ठीक है चलो भेज दूंगा, टाइम दे दो थोड़ा, 1 दिन 2 दिन क्वेश्चन निकाल के मैं भेज देता हूँ। ठीक है, कल मैं भेज दूंगा, चलो कल तो संडे में फ्री हूँ, कल मैं भेज दूंगा। ठीक है चलो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, जितना प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज पे फोकस करो भाई, टेस्ट नहीं दोगे ना तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा फिर। टेस्ट सीरीज पे फोकस करो, टाइम काफी बढ़ चुका है, अभी नवंबर आ चुके हैं। ठीक है, आपको 2-3 महीने टेस्ट सीरीज एकदम फुल देना है, जितना ज्यादा टेस्ट सीरीज दोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। टेस्ट सीरीज दीजिए, एनालिसिस कीजिए, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है उसके वीडियोस सुनिए, सब टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो एप्टीट्यूड हो, पूरा रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वही रिवाइज करूंगा टेस्ट सीरीज में मुझसे जिसमें गलतियां होंगी, जिसमें रॉन्ग सॉल्व हुआ है, मैं उस टॉपिक को रिवाइज करूंगा। जो मेरे से सॉल्व नहीं हुआ, नॉन अटेम्प्टेड है, मैं उसको रिवाइज करूंगा, उन सब चीजों को रिवाइज करूंगा। अननेसेसरी मुझे जो चीजें अच्छी लगती है मैं उनको बार बार पढ़ रहा हूँ, कोई टाइम लॉस करने का जरूरत नहीं। जो अच्छी लगे या ना लगे, टेस्ट में रॉन्ग हुआ है, अटेम्प्ट नहीं हुआ है, मुझे उसको देखना है, मुझे उसको रिवाइज करना है। जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे उतना बेनिफिट होगा, जितना ज्यादा टेस्ट दोगे उतना बेनिफिट होगा। लेकिन रिवीजन करने का तरीका वही है, जो गलत होगा मैं उसको रिवीजन करूँ, जो सही हो रहा है जिसके मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ मैं उसको रिवाइज करके 10 बार भी क्या कर लूंगा, कुछ नहीं। अगर किसी सब्जेक्ट में मेरे 100 में से 100 आ रहे हैं, मैं उसको 10 बार और पढ़ लूं, क्या फर्क पड़ेगा, वो 100 से 110 मार्क्स थोड़ी दे देगा मुझे। अगर किसी सब्जेक्ट में मुझे 20 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 100, तो मैं सर इसके ऊपर मेहनत करूँ ना, मैं इसको बनाने की कोशिश करूँ ना कि 20 से 40 बनाता हूँ, 60 बनाता हूँ, 80 बनाता हूँ, 90 बनाता हूँ, मैं इसको करने की कोशिश करूँ ना। ये चीज आपको फॉलो करने है, जिसमें रॉन्ग हो रहे हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए। हाँ तो देने जाओ, पक्का जाओ भाई, डीआरडीओ का जेआरएफ का इंटरव्यू है, क्यों नहीं देने जाओगे, पक्का जाओगे, है ना। डीआरडीओ का जेआरएफ का इंटरव्यू है, क्यों नहीं देने जाओगे, अच्छा है एकदम, पूरा दिल खोल के जाओ एकदम। देखो, कुछ मिले या ना मिले, ठीक है, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाले बोलते हैं अपने को कि सर डीआरडीओ वगैरह में पैसे कहाँ मिलते, भैया इज्जत इतनी मिल जाती है ना, फिर उतने पैसे की जरूरत नहीं। जीने के लिए क्या चाहिए यार, करोड़ों रुपए रखकर क्या कर लोगे अपने पॉकेट में, खाओगे क्या करोड़ों रुपए की, इज्जत कितनी मिलेगी डीआरडीओ इसरो वगैरह में काम करके। और गवर्नमेंट की फैसिलिटी इतनी मिल जाती है, पैसे सैलरी इतनी मिल जाते हैं कि अपना आराम से अपना और अपने बाल बच्चों का लाइफ बहुत अच्छी तरीके से जी लेंगे। सो इतनी ज्यादा भी मत सोचो कि हाँ बहुत पैसे चाहिए बहुत पैसे चाहिए,
इतनी पैसे डीआरडीओ की सैलरी हो जाती है कि अच्छी वाली लाइफ जी लोगे, वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा, बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल नहीं रहेगा, लाइफ इजी रहेगा और इज्जत भी बहुत रहेगी। ठीक है, सो डेफिनेटली जाइए डीआरडीओ का एग्जाम देने के लिए। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर कल।